हेलो एवरीवन। तो ये हमारे रिवीजन सीरीज़ का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग फिजिक्स का बचा हुआ जो 4 क्वेश्चन है और जो केमिस्ट्री का हम लोग इसमें क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम लोग केमिस्ट्री का क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको डिटेल सॉल्यूशन भी हम बताएंगे। तो 2015 क्वेश्चन हम देखिए, हमने फिजिक्स में प्रीवियस वीडियो में हमने 25 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब 26 नंबर क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। देखिएगा 26 में है कि यदि किसी सतह पर लगने वाले बल को दोगुना कर दिया जाए तथा सतह के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो दाब प्रारंभिक दाब का कितना गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दाब का फॉर्मूला होता क्या है। तो देखिए, दाब इज इक्वल टू बल यानी कि फोर्स, इंग्लिश में कहते हैं फोर्स बटा क्षेत्रफल यानी कि एरिया, यही होता है फॉर्मूला। तो देखिए कहा जा रहा है कि दाब में क्या बदलाव होगा अगर हम बल को दोगुना करते हैं। तो देखिए अभी हमारा शुरू वाला दाब ये है, मानते हैं दाब नहीं है कुछ तो एक है, बल भी एक मान लेते हैं, एरिया भी एक मानते हैं। लेकिन अभी बल को क्या किया गया है कि एक की जगह पर 2 कर दिया गया है और एरिया को कहा गया है कि एरिया को आधा कर दिया, यानी कि अब एरिया 1 नहीं 1/2 हो गया। तो जैसे ही 1/2 है तो अब क्या आ जाएगा कि ऊपर तो 2 होगा ही, नीचे वाला जो ये भाग वाला है ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 × 2 4 हो जाएगा। यानी कि जो पहले दाब 1 था अब दाब कितना हो गया, 4 गुना हो गया। यानी कि पहले की अपेक्षा अब दाब कितना हो जाएगा, 4 गुना। देखिए पहला ऑप्शन ए है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 समान वेक्टरों की परिणाम शून्य है तो उनके बीच का कोण क्या होता है। तो देखिए आप जैसे कि अब पढ़े होंगे, आप लोग क्लास 10th में नहीं पढ़े होंगे, क्लास 7th में ये चीज़ है वेक्टर का जोड़ कैसे, 2 वेक्टर का जोड़। जैसे कि मान चलिए कि वेक्टर ए ऐसा है और वेक्टर बी ऐसा है, तो इस दोनों के बीच में कितना एंगल लें कि इस दोनों का जो है परिणाम जो है 0 हो जाए। तो देखिए इसका फार्मूला होता है, फार्मूला के साथ साथ हम कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। देखिए अगर 2 वेक्टर है, उसका कुछ बीच में अगर कुछ कोण बन रहा है थीटा, तो उसका कितना परिणाम, नेट परिणाम कितना होगा उसका निकालने का फार्मूला होता है रिजल्टेंट, मतलब कि नेट परिणाम इज इक्वल टू, पूरा कंप्लीट से हम लिखते हैं, रिजल्टेंट इज इक्वल टू √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। तो यहाँ पर cos थीटा क्या है, जैसे कि मान चलिए एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है और इसके कोण में जो है दोनों के बीच में जो थीटा कोण बन रहा है, तो यही इसका cos थीटा है। तो समझ में आइए। तो अभी यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2 समान वेक्टर है। देखिए 2 वेक्टर जो है समान है और दोनों का रिजल्टेंट, मतलब कि रिजल्टेंट 0 करने के लिए क्या होगा, तो देखिए उस दोनों का कोण 180 बनना चाहिए। देखिए कैसे, मान चलिए कि कोई एक चीज़ इधर खींचा जा रहा है और कोई चीज़ ऐसे खींचा जा रहा है, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये भी जितना, मान चले कि क्योंकि कह रहा है कि 2 वेक्टर जो है बराबर है, यानी कि इधर कितना खींच रहा है उतना ही इधर खींच रहा है। तो क्या होगा, कब होगा, जब ये दोनों के बीच में कितना कोण होगा 180 का। अब देखिए वेक्टर ए बी में क्या क्या हो सकता है, वेक्टर मतलब कि फोर्स भी हो सकता है, बल भी हो सकता है, क्योंकि बल भी एक क्या है, वेक्टर ही है। तो इसी प्रकार से दोनों का कोण कितना होना चाहिए 180। अब देखिए एक क्वेश्चन तो आपसे पूछ लिया गया, दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 2 बल समान हैं तो उसके बीच में कितना कोण होना चाहिए कि जो उसका रिजल्टेंट हो वो भी दोनों के बराबर हो। मतलब कि 2 वेक्टर, एक ए वेक्टर हो गया और एक बी वेक्टर हो गया। अब सवाल ये पूछा जाएगा कि 2 वेक्टर जो है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों समान हैं। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि दोनों के बीच में कितना कोण बनेगा कि जो इसका परिणाम आएगा वो भी ये दोनों वेक्टर के बराबर ही होगा। तो देखिए उसमें जो कोण आना चाहिए वो 120 का आना चाहिए। 120 आएगा तभी जा कर के, जैसे कि दोनों के बीच में 120, तो इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा। मतलब ये दोनों, जैसे कि समझिए कि एक फोर्स ऐसे खींचा जा रहा है एक की तरफ और एक फोर्स बी की तरफ, तो 89, मतलब कोई फोर्स इधर खींचा जा रहा है, कोई फोर्स इधर खींचा जा रहा है, तो ना वो फोर्स इधर जाएगा ना इधर जाएगा, वो जाएगा बीच से, और उसका जो बल होगा ये भी तीनों मतलब कि बराबर हो जाएगा। तो समझ में आ गया, 120 होना चाहिए और 180 याद रखिए कब, जब दोनों समान हो और 0 हो जाए तब 180, और जब दोनों समान हो और तीसरा रिजल्टेंट भी उसी के बराबर आ गया तो इसका मतलब कोण कितना है 120 का। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक इंजन का सामर्थ्य 30 किलोवाट है। तो देखिए सामर्थ्य का मतलब है शक्ति, और वैसे भी किलोवाट, वाट का मतलब एक यूनिट, इसका यूनिट भी होता है, इसका ऐसा यूनिट पावर का, यहाँ पर लिखा है किलोवाट। किलोवाट के एक यूनिट भी कहा जा सकता है, क्योंकि किलो का मतलब क्या 10⁻³ और वाट पावर का यूनिट है वाट, यानी कि वर्क डन प्रति सेकेंड, मतलब कितना काम हो रहा है 1 सेकेंड में, उसी को का यूनिट है वाट। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि एक इंजन का सामर्थ्य 30 किलोवाट है, यानी कि पावर का फॉर्मूला दिया गया है, पावर बराबर जो है 30 किलोवाट, तो 30 × किलो के
10⁻³ ये किलो हो गया, किलोवाट। इसके द्वारा 150 kg के पिंड को 50 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में, जैसे कि क्वेश्चन पहले भी था कि एक क्रेन से उठाया जा रहा था, तो एकदम सेम यहाँ पर भी है। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि उठाने में समय कितना लगेगा, हमें समय पूछा जा रहा है और जी भी दिया हुआ है। तो समय देखिए, पावर दिया गया, हम पावर का फॉर्मूला जानते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम। हमें टाइम ही निकालना है, पावर दिया गया है तो भाई कितना वर्क, कितना काम हुआ, मतलब कितना ऊर्जा हमने खर्च किया उसको उठाने में, नीचे से ऊपर उठाने में, ये हमें पता हो जाएगा तो सवाल बन जाएगा। तो देखिए उठाने में कितना समय, उसकी स्थितिज ऊर्जा हमको मालूम होनी चाहिए। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू जी इंटू हाइट। तो तीनों पता ही है हमको, मास पता ही है, मास कितना है 150 kg, और जी हमको पता ही है 9.8, और हाइट कितना है, हाइट है 50 मीटर। तो बस इसका जीरो, इसका दशमलव ख़त्म। अब देखिए गुना कर दीजिए, तो 150 गुने, इसमें गुना किया 8 × 40 के गुना में 4, 9 × 45 4 49। अब देखिए यहाँ कैसे जल्दी गुना किया जाता है। देखिए 2 जीरो है तो 2 जीरो जल्दी लिख लीजिए। अब सीधे 15 को उठाइए और लगातार सब में से गुना कीजिए। 15 से 9 को गुना कीजिए, तब 15 9 35 है 5, हाथ में बचा 13, और 15 चौका 60 आ 13, 60 आ 10 17 3 73। डायरेक्ट हो गया, मतलब एक को उठाइए या सबसे कई बार गुना करवा दिए, डायरेक्ट तरीका बन गया कि नहीं। देखिए जल्दी कैलकुलेशन करने का ही तरीका है। 2 जीरो लिख दिया, 15 को उठाए, 15 9 35 है, 5 हाथ में चल 13, 15 चौका 60 70 3 73। तो इतना क्या हो गया, ये बच गया इतना, आपको वर्क डन निकला, मतलब स्थितिज ऊर्जा इतना है। अब चलिए फिर इक्वेशन में, मेन इक्वेशन में चलिए। अब देखिए हमको निकालना है समय, तो डायरेक्ट हम रखते हैं P = वर्क बटा समय। हमको समय निकालना है तो समय = वर्क बटा पावर। तो देखिए अभी वर्क हम लोग निकाल लिए, और वर्क कितना निकाला, ऐसे छोड़िए वर्क छोड़िए, डायरेक्ट हम लिख के काट दे रहे हैं। तो हमने निकाला 150 था, 9.8 था, और यहाँ था 50 बटा पावर कितना है। डायरेक्ट ऐसे भी काटा जा सकता है, और गुना करने का भी हम आपको तरीका 2 चीज़ सीख लिया। और यहाँ पर पावर 30 किलो है, तो 10 पे पावर 3। अब देखिए कैसे सवाल बनेगा। डायरेक्ट आप काट सकते हैं, 30 बचे 150, और यहाँ से देखिए यहाँ इसका 50 वाला जीरो काट लीजिए, तो यहाँ 2 जीरो बचेगा। और क्या कीजिए आप, यहाँ पर 2 अभी जीरो बचा हुआ, तो छोड़िए अब इसको गुना कर देते हैं। 5 से गुना कीजिएगा तो 8 बचे 40, और 9 बचे 45 4 49, सिर्फ 49 होगा क्योंकि दशमलव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर इसमें 5 बच गया, और यहाँ आ गया अभी 100 नीचे है, तो यहाँ से भी काट सकते हैं। 20 बचे 100। अब फिर आप देखिएगा 20 में अब 49/20 है, तो 49/20 को समय में आप बदलिएगा, तो 20 को 49 में बदलिए, तो मतलब कि 2 दशमलव कुछ आएगा। इसका मतलब ही ना आएगा, जैसे कि हमको 49 में 20 से भाग देना है, तो क्या कीजिए 20 दूने 40, अब बच गया 9.90, 20 चौका 80, 10 100, 20 बचे 2.45, 2.45। आप देख लीजिए कहाँ है 2.45 सेकंड, पहला ही ऑप्शन है। 29 नंबर देखिए, 1 kg भार तुल्य है, मतलब 1 kg वेट। देखिए मास और वेट में अंतर होता है, समझिए। मास मतलब कि सिर्फ 1 kg, लेकिन जब वेट कहेंगे वो वेट, तो उसमें मास इंटू जी हो जाएगा, उसमें जी लग जाता है। देखिए मास जो है हमेशा वस्तु का कहीं भी ले जाइए तो सेम रहेगा, लेकिन जो वेट है वो अलग अलग हो जाएगा। काहे, क्योंकि जी के कारण, जी हमेशा बदलते रहता है। धरती के सतह पर उसका जी का वैल्यू 9.8 होता है। जैसे ही आप ऊपर उठाइएगा तो कम होने लगेगा, जैसे फिर सेंटर की ओर जाइएगा तो फिर धीरे धीरे कम होने लगेगा, सेंटर पर आते आते जीरो हो जाएगा, मतलब बढ़ते घटते रहता है। तो इसके कारण वेट बढ़ते रहते। तो वही यहाँ पर सवाल पूछा है कि 1 किग्रा भार देखिए, द्रव्यमान पूछता तो मतलब कि द्रव्यमान का मतलब होता है कि मास, लेकिन यहाँ पर भार पूछा है यानी कि वेट किसके बराबर है, तो 9.8 न्यूटन का, वही फोर्स के बराबर 9.8 न्यूटन। क्योंकि पहले देखिए मास इंटू जी, तो मास तो दे दिया है 1, और जी का वैल्यू 9.8, तो बस 9.8 इंटू 1 9.8 न्यूटन। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी माध्यम में चलने वाली 2 यांत्रिक तरंगे को आवृत्तियों का अनुपात 3:4 है। इन तरंगों की तरंग दैर्घ्य का अनुपात तथा आवर्तकाल का अनुपात होगा। देखिए 2 चीज़ सबसे पूछा गया है। पहला तो तरंग दैर्घ्य का यानी कि वेव लेंथ का, जिसे लैम्डा कहते हैं, तो वही तरंग दैर्घ्य है। और दूसरा पूछा है कि आवर्तकाल का यानी कि फ्रीक्वेंसी, इसी को कहते हैं आवर्तकाल। मतलब कि फ्रीक्वेंसी नहीं, आवर्तकाल का मतलब कि टाइम का जो है, और आपका रेशियो पूछा है कि टाइम का रेशियो बताइए। देखिए टाइम को उल्टा करने पर 1/टाइम का रेशियो कीजिएगा तो आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को ही कहते हैं मतलब 1 सेकंड में कितना,
तो टाइम का रेशियो पूछा है, यानी कि हमको सीधे अब मान लीजिए टाइम निकालना तो क्या लिख सकते हैं 1/फ्रीक्वेंसी का रेशियो पूछा है। तो एक ही फार्मूला से हम सवाल बनाएंगे, जो पहले भी आपको बताया था एक फार्मूला C = लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, हमको दोनों निकालना है। अब इसमें कुछ बात दिया गया, किसी माध्यम में चलने में दो यांत्रिक की आवृत्तियाँ, देखिए फ्रीक्वेंसी दिया हो, देखिए पकड़ने का तरीका देखिए, हमको निकालना है टाइम पीरियड का रेशियो, तो टाइम पीरियड बराबर 1/फ्रीक्वेंसी हम लोग पढ़े हैं, 1/फ्रीक्वेंसी। अब देखिए फ्रीक्वेंसी का रेशियो दिया है, मान चले कि T1 हो गया, T2 का भी लिख सकते हैं यहाँ पर, F1 हो गया और 1/फ्रीक्वेंसी। हमें टाइम पीरियड का रेशियो यानी कि T1/T2, जैसे ही T1/T2 करेंगे तो यहाँ पर V2/V1 हो जाएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी E/E हो जाएगा, क्योंकि नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। तो मतलब कि हमें V2 या फिर न्यू, इसको न्यू पढ़ते हैं, न्यू बाई ये जो है फ्रीक्वेंसी का सिंबल है, इसको निकालना है 2/1। तो देखिए रेशियो दिया था पहले हमको 3:4 का, 3:4 का, तो टाइम पीरियड का रेशियो कितना बन जाएगा 4:3, क्योंकि उलट गया है 4:3। तो देखिए आवर्त काल का टाइम पीरियड 4:3 कितना में है, तो ऑप्शन सी में है और ऑप्शन डी में है, यानी कि अभी भी हमको क्या निकालना पड़ेगा, वेवलेंथ निकालना पड़ेगा। तो फिर हम चलते इक्वेशन में, C = लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, पहला के लिए मानते हैं कि पहला के लिए, और दूसरे के लिए लैम्डा इंटू म्यू नॉट, म्यू उसको पढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। तो देख रहे हैं कि भाई दोनों बराबर है, C बराबर है, क्योंकि दोनों का स्पीड दोनों का बराबर है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं कि लैम्डा इंटू न्यू1 = लैम्डा 2 इंटू म्यू2। हमको अभी क्या निकालना है, लैम्डा 1/λ2, यानी कि वेवलेंथ का रेशियो निकालना है। तो फिर क्या हो जाएगा, V2/V1 ही हो जाएगा, जो लेकिन हम जो अभी निकाले हैं वही रह जाएगा। तो दोनों में क्या होगा 4:3, 4:3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी में। समझ में आ गया, तो मेन फार्मूला वही है, C = लैम्डा इंटू म्यू, उसी से आपका सवाल बन जाएगा। अब 31 नंबर देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमने फिजिक्स का पार्ट खत्म कर लिया, हम लोग केमिस्ट्री में इन करते हैं। तो देखिए अब केमिस्ट्री में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गैस सबसे अधिक सक्रिय वायु प्रदूषक है। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रदूषक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रदूषक है, CO भी प्रदूषक है, H2S भी है, सबे है प्रदूषक। लेकिन इसमें पूछा कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, तो सबसे अधिक क्रियाशील जो है CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। आप लोग बायोलॉजी किताब में 10वीं में पढ़े हुए कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, अगर आपके शरीर में अगर प्रवेश हो जाएगा तो ये क्या होता है कि ब्लड के जो हेमोग्लोबिन है उसी से रिएक्शन कर जाता है और ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना लेता है, जो बहुत ही खतरनाक है, जो आपके दिमाग को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, समझे। तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है वो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO है। अब ये SO2 भी है, CO2 है, लेकिन सबसे अधिक है CO। अब देखिए निकलता कैसे, देखिए आप लोग कोयला घर में जलता है, तो जब कोयला, देखिए कोयला धरने से पहले धुआं निकलता है, धरने से पहले देखो खूब धुआं आता है, इसके बाद आग धर लेता है, तो जो धुआं आता है ना वही है CO। मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड पूरा नहीं जला होता है, पूरा जल जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल ही जाएगा, लेकिन जब पूरा कार्बन, जब उसको आग उतना नहीं मिलता है और जब बिना आग में ही जलता है तो उसी से निकलता है CO। देखिए अगर इसमें एक ऑक्सीजन हम जोड़ देंगे तो CO2 बन जाएगा कि नहीं, तो ये पूरा इसको ऑक्सीजन नहीं मिला, इसी के कारण क्या होता है CO बनता है और ये गैस के धुआं में निकलता है और बहुत ही खतरनाक है। ऐसा माना गया है कि अगर लगातार अगर आप 10-15 साल वैसा कोई फैक्ट्री में काम करते हैं यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, तो ये आपको दिमाग को भी मतलब कि हार्म कर सकता है, आपके याददाश्त को बहुत कमज़ोर, मतलब इसका डायरेक्टली बहुत ही हार्मफुल गैस होता है CO। ये सब इतना चीज़ बताया आपको। देखिए SO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी, SO2 के कारण ये सब बरसात जब होता है तो उसके साथ रिएक्शन करके एसिड बना लेगा, H2SO4 बनाएगा, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड भी वाटर से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना लेता है, तो सब एसिड बना लेता है, लेकिन CO ज़्यादा खतरनाक है। अब देखिए C2H2 की सजातीय श्रेणी एवं IUPAC नाम, तो देखिए इसके लिए 3-4 गो है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, यही तो पढ़ा जाता है ना, बेसिक का पूछा है। एल्कीन का ही फार्मूला है कि एल्काइन का, देख लीजिए। एल्केन 3 गो चीज़ पढ़ते हैं आप लोग, एल्केन, दूसरा होता है एल्कीन और तीसरा होता है एल्काइन। अब फार्मूला याद नहीं होता तो देखिए फार्मूला कैसे है, एल्केन का CnH2n+2, ये हुआ एल्केन का, इसमें से फिर कम हो जाएगा, मतलब कि इसमें से -2 घटाते जाइए, तो इसमें से -2 घटा दिए तो CnH2n, फिर इसमें से 2 घटाइएगा तो CnH2n और -2। अब फिट करके देख लीजिए कार्बन कितना है, कार्बन इसमें है C2H2 पूछ रहा है कि किस फार्मूले का है, तो इसमें कार्बन में 2 है तो 2 रख के देख लीजिए कि H2 किस में आ रहा है, तो इसमें 2 रखिएगा तो 2 दूनी 4, 2 6 ज़्यादा हो जाएगा, इसमें रखिएगा तो 4 हो जाएगा, इसमें रखिएगा 2 दूनी 4 -2 तो 2, यानी कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्काइन वाला फार्मूला आ गया। कार्बन 2 है तो देख लीजिए क्या होगा, 2 में क्या कहते हैं उसको, तो एल्काइन का फार्मूला है, और सजातीय नेम किसका है, और सजातीय का नाम भी बताना है, तो एल्काइन है और
एथाइन, IUPAC नेम भी बताना है तो बस 2 है। एल्काइन का ग्रुप है, सजातीय श्रेणी एल्काइन का है, और इथाइल है कि इथाइन है। तो अब देख लीजिएगा इथाइन है कि, तो बी नंबर ऑप्शन देखिए, एल्काइन सजातीय श्रेणी का नाम और एथाइन IUPAC नेम। और देखिए IUPAC नेम 5 का पूछा जाता है तो याद रखने का तरीका, मैप याद रखिए, मैप BP याद रखिएगा तो सब बन जाएगा। मैप BP का है, देखिए कार्बन 1 वालों को कहते हैं मेथेन, अगर एल्केन ग्रुप का है तो मीथेन, कार्बन 2 है तो उसको कहते हैं एथेन, एल्केन वाला ग्रुप का। और P है मतलब कि तीसरा ग्रुप है, कार्बन अगर 3 है तो उसको कहते हैं प्रोपेन, ऐसे ही 4 है तो ब्यूटेन, 5 है तो प्रोपेन। इस तरीके से मैप याद रखें, मैप BP, मैप मतलब कि मानचित्र, BP मतलब ब्लड प्रेशर, ऐसे याद रखिएगा। मतलब 5 को कैसे याद रखा, बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है तो इसको देख लीजिएगा। खासकर प्रोपेन और प्रोपीन में अंतर होता है। देखिए प्रोपेन है और ये प्रोपीन है, तो याद रखिएगा क्या है, तो इसे मैप BP याद रखिएगा, मैप BP। इसी से आपका सब, अब अल्कीन में लिखना हो तो मेथेन को क्या लिखते हैं, मेथीन लिखते हैं, फिर अल्कीन से एथीन लिखते हैं, ऐसे कुछ अब बना करके लिख सकते हैं। अब देखिए सामान्य फिटकिरी है, फिटकिरी का, अब देखिए फिटकिरी क्या होता है। फिटकिरी आपको इस्तेमाल में भी लाया जाता है, घर में भी इस्तेमाल कर देखिएगा। जब बनता है, जैसे कि जब आप हजामत करवाने जाते हैं, मतलब कि सैलून में जाते हैं, तो जब दाढ़ी बनाने के बाद आपको फिटकिरी लगाया जाता है। इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये ब्लड को जो है, जैसे कि मान से कटा उटा गया होगा तो उसको रोकने के लिए भी, उससे रिएक्शन करके ये ब्लड को क्लोट कर देता है, मतलब कि रोक देता है, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा काम देखिए, इसका जो है आप चिप्स उप्स बनाते होंगे तो देखिएगा, सबसे पहले आलू को जो काट कर चिप्स बनाने से पहले इसको फिटकिरी में रखा जाता है ताकि वो स्टार्च को जो है निकाल सके। ये दूसरा काम होगा। तीसरा काम आप देखिएगा, फिटकिरी को पानी शुद्ध करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसका प्रॉपर्टी क्या करता है, जर्म्स को मार देता है, समझे, ये उसका ही काम है। और दाढ़ी में भी लगाने का भी इसका यही कारण है कि मान चलिए कि कटाया फटाया गया है तो लगाने से क्या होता है कि अगर जर्म्स का कोई अटैक हो जाए तो उसको ही मार देता है। तो इसका 3 काम हो गया। अब इसका बात की फार्मूला कैसे याद रखा है, तो देखिए इसमें 3-4 को पूरा फार्मूला नहीं जानने की जरूरत है। पहले सबसे पहले देखिए कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट इस्तेमाल होता है। तो इसमें होता है पोटाशियम, यानी कि उसका सिंबल क्या K है। सल्फर इस्तेमाल होगा, ऑक्सीजन होगा और अल्मोनियम होगा, बस यही तो जाना। देखिए K2SO4 सब में है, लेकिन अल्मोनियम किस में है, पहला में है, तो इसमें याद रखिएगा अल्मोनियम है। दूसरा ऑप्शन में आयरन है, तीसरा में क्रोमियम है, चौथा में सल्फर से आयरन है, तो इसमें अल्मोनियम होता है K2SO4.Al2SO4 3 इसका काम हम बता दिए। चलिए अब 34 नंबर आपको देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 2-4 को थ्योरी था, डॉबर्नियर, ट्रैट्स, उसके बाद ऑक्टेव्स, न्यूलैंड का अष्टक नियम, ये सारी चीज़ें था। लेकिन फाइनली क्या हुआ कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो रखा गया उसको बढ़ते अणु के, मतलब कि परमाणु के क्रमांक, यानी कि एटॉमिक नंबर के वृद्धि क्रम में रखा। पहले एटॉमिक नंबर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से रखा जाए तो इसका ऑप्शन जो है B है, परमाणु के क्रमांक के वृद्धि के क्रम में। ठीक है, आप चलिए 35 नंबर अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, परसेंटेज निकालने से कुछ है। एक कार्बनिक यौगिक का प्रतिशत संगठन निम्न प्रकार है, मतलब कि पूछ रहा है कि कार्बन उसमें 12 है और हाइड्रोजन 92.4 है और हाइड्रोजन 7.6, दोनों मिलाकर 100% है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के और कोई नहीं। अब देख लीजिए अब कैसे परसेंटेज निकाला जाता है। देखिए परसेंटेज निकालने, जिसका भी निकालना है उसका वेट बटा टोटल वेट गुने 100, बस यही तरीका है। तो पहला हम चेक करते हैं। देखिए टोटल वेट, कार्बन 2 है, यानी कि एक कार्बन का वेट कितना है 12, तो 12 दूना 24, और हाइड्रोजन 2, तो 2 वेट यानी कि 24, 25, 26, यानी कि हम पहले चेक कर लेते हैं, सबको ऑप्शन मिला के जल्दी चेक करना होगा। तो हाइड्रोजन 2 है तो इसका 2 परसेंटेज निकालेंगे, ऐसे नहीं करो, जिसका वेट बटा टोटल वेट कितना है तो 24, 25, 26 गुने 100, तो देखिए कितना आ रहा है। 2 से कीजिएगा तो 13 और 13, अब 70 में लगभग 7 दशमलव कुछ आएगा, 63 91, तो देखिए शायद पहली के मत आ जाए, 100 में भाग दे देते हैं 13 से, तो 63 91 हुआ और यहाँ बचा 100 से ना हमको भाग देना है। चलिए 63 91 और इसमें बच गया 9 90, दशमलव देते हैं तो 90 हो गया, 63 78, 63 91, तो ठीक ही है, पहले ही ऑप्शन आ गया। तो यही सब रहता है, आप शुरू से चेक करते जाइए, मतलब उसको भी क्वेश्चन पेपर भी ऐसे ही सेट होता है ताकि आपको पहले के चेक कीजिएगा तो आंसर मिल जाएगा और जल्दी बना सके, समझे। तो देखिए पहले हमको ऑप्शन मिल गया C2H2 ही होगा, क्योंकि इसमें हम हाइड्रोजन का निकाले परसेंटेज तो इसमें 7.6 आ गया। तो बाकी सब चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही ऑप्शन होगा। चलिए 36 नंबर देखिए, 36 नंबर सवाल देखिए। 36 में कहा गया कि समान द्रव्यमान वाले, देखिए द्रव्यमान
द्रव्यमान का मतलब कि मास। समान द्रव्यमान वाले दो तत्व x तथा y के परमाणु क्रमांक क्रमशः 20 और 22 हैं, तो यदि तत्व x के नाभिक में 22 न्यूट्रॉन हैं तो y के न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। देखिए, जो एटॉमिक मास होता है, मतलब कि एक परमाणु का द्रव्यमान होता है, उसका फॉर्मूला होता है A मास को कहते हैं A, Z मतलब एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फार्मूला है। तो मानते हैं कि पहला है Z1 मान लेते हैं, चाहे पहला को तो दिया गया कि x है, x का और y का, तो दोनों का वेट जो है बराबर है। मान लेते इसको Z2 मान लेते हैं, इसको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें N2 मान लेते हैं, ये N1 हुआ। अभी कहा है कि दोनों जो है बराबर है, तो देखिए पढ़ते होंगे कि आपको LHS बराबर RHS, तो देखिए दोनों का जब LHS बराबर है तो दोनों का RHS भी बराबर होगा। तो बस हम वही उपाय करते हैं, यानी कि पहला का एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर बराबर दूसरा का एटॉमिक नंबर प्लस दूसरा का न्यूट्रॉन। हमें दूसरे का न्यूट्रॉन निकालना है। देखिए पहला का एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर मतलब कि परमाणु का क्रमांक, तो पहला का है जो 20 और इसका न्यूट्रॉन दिया है, कितना न्यूट्रॉन है, नाभिक में 22 न्यूट्रॉन है, और दूसरे का एटॉमिक नंबर कितना है, 22 है, तो भाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है। तो देखिए डायरेक्ट गुना भाग की कोई ज़रूरत नहीं है, 22 से 22 कैंसिल कीजिए और उसका भी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मतलब समझे जोड़ घटाव क्वेश्चन की, मतलब कि आपको यही जाना गया कि आप जानते हैं कि नहीं फार्मूला, बस यही चेक किया गया है। इसका 20 तो इसका 22, इसका 22 इसका कितना होगा, बेसिक से बातें हैं, इसका भी 20 होगा, तभी तो दोनों बराबर होगा एटॉमिक मास। देखिए ऑप्शन कौन सा है, सी नंबर। 37 नंबर देखिए, 37 नंबर, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है। देखिए दो बम बनता है, दो को रिएक्शन पढ़ना होगा। एक तो होता है नाभिकीय संलयन और एक होता है नाभिकीय विखंडन। देखिए विखंडन का ऐसे लग रहा है कि विखंडन मतलब कि टूटना, किसी चीज़ से टूटना, और संलयन मतलब कि मेल्ट करके, मतलब किसी चीज़ को पिघला करके संलयित करके एक जगह बनाना। तो जो संलयन का जो क्रिया है वो सूरज में होता है, मतलब कि सूर्य में इस प्रक्रिया से क्या होता है कि जो सूर्य से जो लाइट हमको मिलता है, लगातार लाइट मिलता है, उसका कारण है न्यूक्लियस, इसको कहते हैं नाभिकीय संलयन। और जो बम फूटता है, जैसे कि बम कैसे फूटता है, देखिए हाइड्रोजन बम बनता है नाभिकीय विखंडन की। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन जो एटम होता है, इस पर एटम पर एगो न्यूट्रॉन छोड़ा जाता है, बस एक ही काम है। अभी छोड़ेगा, अभी से बनेगा 2 गो, फिर अब 2 गो ही कूदेगा तो फिर 2 गो बनाना शुरू कर, मतलब कि इसके बाद ये अनकंट्रोल हो जाता है, इसको कोई कंट्रोल नहीं किया जाता। मतलब बम छोड़ने में ये अनकंट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन इसी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है रिएक्टर में। देखिएगा न्यूक्लियर रिएक्टर बना होता है, जैसे कि अब आपके गांव देहात में लोग जाता है कन्याकुमारी काम करने, तो पूछा जाए भाई कौन प्लांट में आप काम कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर प्लांट में काम करो। उसमें यही काम होता है, उसमें तूर करके बिजली उत्पादन का काम किया जाता है। एक्चुअली उसमें इतना ना हीट निकलता है और उसी हीट का इस्तेमाल करके जो है पानी को गर्म किया जाता है। बाकी सब समझते हैं। फिर पानी से भाप बनता है, भाप से क्या किया जाता है, टरबाइन को चला जाता है, टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। तो इसका वही काम है। तो वहाँ पर देखिए चादरा पहले तैयार किया जाता है, जैसे कि बहुत पहले तो प्लांटे बनता है, चादरा तैयार किया, बहुत मोटा मोटा का 2-3 किलोमीटर का तो प्लांटे रहता है, उसमें कौन कौन चीज़ डाल कर, ताकि जो उसमें न्यूट्रॉन हो वो बाहर नहीं आ जाए। न्यूट्रॉन बाहर आ गया तो कम क्षति करेगा, और उसको बचाने के लिए जो है वही न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जाता है। तो वो सब इसी चीज़ का इस्तेमाल करके आपको बनाया जाता है। तो आपको समझ में आएगा कि इसमें न्यूक्लियर विखंडन किया जाता है, मतलब न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है, उसके एटम के न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है और नाभिकीय विखंडन। देखिए हाइड्रोजन कितना छोटा होता है, हाइड्रोजन को वेट मतलब कि हम लोग -31 पढ़ते हैं, लेकिन छोटा सा मास में कितना एनर्जी निकलता है इसे हम लोग, और 1-2 नहीं होता है, वो तो सब सिस्टमेटिक डायग्राम से उसको डिजाइन करके बनाया जाता है। चलिए अब 38 नंबर में, लवण के विलयन में तीसरे समूह के बाद H2S गैस प्रभावित करने पर सफ़ेद। देखिए बहुत सारा चीज़ रिएक्शन होता है, उसको आपको याद करना पड़ता है। उसमें आप यही तरीका पता कर सकते हैं भाई इसको पकड़ा कैसे जाए। तो देखिए आप पढ़ते होंगे कि हाँ, जिसमें देखिए लवण कैसे बनता है। तो देखिए लवण का मतलब इंग्लिश में कहते हैं साल्ट। साल्ट कैसे बनता है हम लोग जानते हैं, जब स्ट्रॉन्ग मतलब कि स्ट्रॉन्ग जब एसिड रिएक्ट करता है, मतलब अम्ल रिएक्ट करता है, और वैसे ही और भस्म रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग, तब का दोनों के रिएक्शन से क्या बनता है, साल्ट। जैसे कि आप देखिए NaCl कैसे बनता होगा। देखिए पहले बनता है HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब अम्ल है, और दूसरा हम रिएक्ट करवा दिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी है। अभी दोनों क्या रिएक्ट करेगा, NaOH, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनेगा, साल्ट NaCl, वही जिसको हम लोग खाते हैं NaCl। तो बस यही है लवण। और इसमें कहा गया है कि लवण के विलयन में, अब इसके मतलब कि लवण का विलयन है, मतलब पानी में जैसे कि नमक मिला के ऐसा विलयन हम तैयार कर लिए, नमक का विलयन तैयार कर लिए, इसमें है विलयन है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि विलयन में तीसरे समूह के बाद H2S गैस प्रवाहित करने
करने पर सफ़ेद अवक्षेप बनता है। मतलब कि सफ़ेद अवक्षेप कैसे बनता होगा, मतलब कुछ चीज़ डाले इसमें, यहाँ पर नीचे बैठ जाता हो, मतलब सफ़ेद रंग का कुछ अवक्षेप, मतलब प्रेसिपिटेट इंग्लिश में कहते हैं, अवक्षेप यहाँ पर बन जाता होगा तो प्राप्त होते हैं, तो वह है। और जो अवक्षेप प्राप्त होता है वो क्या होता है, बेरियम 2+, मैग्नीशियम की जिंक 2+ की लेड 2+। आपको देखना होगा, देखिए लवण के तीसरे समूह के बाद H2S को डाला जाता है तो इसमें क्या चीज़ निकलेगा ये आपको। देखिए इसको याद करने का तरीका आप लोग पढ़ते होंगे कि एक होता है नीला थोथा, एक पढ़ते होंगे नीला थोथा और एक होता है उजला थोथा, ऐसे कुछ पढ़ते होंगे। जैसे कि नीला थोथा का फॉर्मूला कैसे होता है, देखिए एक होता है कॉपर सल्फेट .5H2, इसको नीला थोथा पढ़ा जाता है .H2O, तो इसके 5H2 होता है। तो नीला कैसे के कारण होता है, कॉपर +2+ के कारण होता है। उसी तरह से यहाँ पर उजला है तो पढ़िए सफ़ेद या फिर उजला थोथा, ऐसे कुछ पढ़े होंगे आप, तो उसमें देखिएगा जिंक सल्फेट .5H2 उसका इस्तेमाल है। क्यों, उजला कारण क्या है, जिंक 2+ होने के कारण। तो इस तरीके से आप पकड़ सकते हैं कि जब तक जिंक, देखिए बहुत सारा ऐसा रेडिकल होता है, मतलब उसको मूलक होता है जिसके कारण कलर पहचान। जैसे कि देखिए आप 2-4 वो कलर आप जानते हो, जैसे कि कॉपर के कारण ब्लू होता है। जैसे कॉपर 2+, किसी में पूछा कि कौन सा रिएक्शन है तो उसमें कॉपर 2+ अगर है तो उसका ब्लू कलर हो जाएगा। फिर KMnO4 जैसे होता है, KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट अगर ये हो तो इसका रंग क्या होता है, इसका रंग गुलाबी से पिंक कलर का होता है। मतलब इस तरह से पर्पल कलर का होता है। इस तरह के बहुत सारा मूलक का अपना अपना कलर होता है। जैसे कि ब्रोमीन का पीला कलर होता है, समझे। तो इसी तरह से इसमें पकड़ने का तरीका है कि अगर उजला है तो यानी कि जिंक 2+ बना हुआ, क्योंकि इसमें से किसी का भी कलर उजला नहीं होता है, समझे। तो इसी तरीके से पकड़ सकते हैं आप। 39 में देखिए अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट। अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट मतलब कि सिल्वर नाइट्रेट और अमोनिया, मतलब कि जो अमोनिया का फॉर्मूला देखिए NH3 है। अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में जिस गैस को प्रवाहित करने पर सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर गैस, जैसे गैस को अवक्षेप प्राप्त क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए। पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन के साथ अभिक्रिया करके विलयन के रंग को नहीं सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है, तो वह है। देखिए इसमें गैस, कौन सा गैस प्रभावित करती है, आपको रिएक्शन पढ़ना होगा, समझे। और ये क्लास 10th का रिएक्शन है, इसमें दिया है आपकी किताब में। तो जो गैस जो अवक्षेप प्राप्त होता है वो है एसिटिलीन गैस। इसमें एसिटिलीन गैस निकलता है। अभी कैसे निकलता है इसका रिएक्शन हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर जो अमोनियाकृत है उसको कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। पहले अमोनिया है, अगर कहता कि अमोनिया तो अमोनिया, लेकिन अमोनियाकृत का मतलब कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और इसका रिएक्शन जो किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 से। अभी इसमें कहा जाता है कि इसमें वाइट जो उजला जो अवक्षेप प्राप्त होता है कौन सा गैस प्रवाहित करने पर, तो स्टील गैस। अगर इस रिएक्शन को अगर हम बताएंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि रिएक्शन हो रहा है मतलब इसे होता है। इसको हम एडवाइस करेंगे कि आप देखिए रिएक्शन, इसका यूट्यूब पर देखिएगा, एक्सपेरिमेंट करके बताएगा, तो उसमें बताएगा कैसे गैस को प्रवाहित करने से कौन सा रिएक्शन होता है। हालांकि ये याद करने वाला है कि इसमें एसिटिलीन गैस, इसमें कोई आप समझने का कोई एथी नहीं है। तो आप देखिएगा एक्सपेरिमेंट, कहे ना कि आप एक्सपेरिमेंट देखिएगा तो और आपको एक्सपेरिमेंट में पढ़ने के लिए मतलब आपको मन करेगा। और देखिए 41 नंबर यूरिया, जो यूरिया का फॉर्मूला दिया गया है NH2CO, NH2 में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा होगा। तो देखिए यूरिया कहाँ है, आप लोग मतलब कि खेती बाड़ी, जैसे कि धान बिया के दुकान जो होता है ना, एग्रीकल्चर वाला, खेती बाड़ी वाला, वहाँ पर जाइएगा तो देखिए खेत में भी आप लोग यूरिया ले जाते हैं छींटने के लिए। तो देखिए यूरिया का बोरा मिलता है, उसमें लिखा होगा कि नाइट्रोजन का हर एक चीज़ का लिखा जाए। जब यूरिया का फॉर्मूला होगा तो उसमें बताया कि नाइट्रोजन इसमें कितना % है, कार्बन उसमें कितना परसेंटेज है, ऑक्सीजन इसमें कितना परसेंटेज है। तो देखिएगा तो इसमें डायरेक्ट निकल जाता है कि 46.67% होता है। लेकिन ये भाई कैसे निकलेगा, तो देखिए परसेंटेज निकालने का एक ही तरीका है। कोई चीज़ का परसेंटेज निकालना हो तो जिस चीज़ का परसेंटेज निकालना हो उस चीज़ का वेट बटा टोटल वेट गुने 100, यही तरीका है। लेकिन ये देखिएगा आपको बोरा पर लिखा होगा नाइट्रोजन 46.67%, तो देखिए निकाल ही लेते हैं। देखिए अमोनिया का टोटल वेट क्या होता है, देखिए इसमें नाइट्रोजन, देखिए अमोनिया का जूम करते हैं, अमोनिया इसमें 2 है, तो कैसे वेट निकाला जाता है कैलकुलेशन देखिए। नाइट्रोजन इसमें 2 है तो एगो नाइट्रोजन का वेट कितना है 14, 14 दूना 28 देखिए। और एगो नाइट्रोजन 2 गो नाइट्रोजन होगा, 4 गो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 4 यानी कि 4, एगो हाइड्रोजन का वेट 1 होता है, 4 गो हाइड्रोजन है 4, और एगो कार्बन भी है तो 12, और देखिए एगो ऑक्सीजन है यानी कि 16। अब जोड़ दीजिए सबको, तो देखिए 28, यहाँ देखिए 12 4 16 16 32, अब 32 8 40 50 60 यानी कि टोटल वेट हो गया 60। टोटल वेट कितना हो गया 60। हमको नाइट्रोजन का वेट नहीं कहता, नाइट्रोजन कितना है 14 14 28, तो 28/60, 28 तो नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन का परसेंट निकालना बटा टोटल वेट 100 कर दीजिए। देखिए 0 से 0 काटिए, 3 दूनी 6, 14 दूनी 28,
देखिए यहाँ से भाग दीजिए तो 3 दशमलव कुछ आएगा। 3 दशमलव मान चलिए 3 आते रहेगा, 3 3 9 1 3 3 इसी करते हैं। तो देखिए 14 तो 42 लगभग ले 14 तो 42 इसी कुछ आएगा। 14 तो 42 के 3 हाथ में बचल 4, 14 तो 42 के 2 हाथ में बचल 4, 14 तो 42 और 4 46, इसमें 46 दशमलव कुछ परसेंटेज आएगा। देखिए इसमें 46.67 आप देखिए गुना भाग कीजिएगा तो 46.67%, वही भाग देके देखिएगा तो लगभग 46 दशमलव आ गया। तो वही सब लोग जानता है, लेकिन आप नहीं जानते तो जान लीजिए जो हमने का देखिएगा। और देखिए एग्रीकल्चर के दुकान पर आप जाइएगा, जिसके बहुत लोग का एक्सपेरिमेंट करने का मन होता है कि सर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ई गैस करने से क्या होता है, कौन गैस क्या होगा, जिंक के साथ रिएक्शन कीजिएगा तो सल्फर कैसे होगा। तो ये सब जो रिएक्शन करने का मन है, तो देखिए रिएक्शन में अगर जिंक आपको खरीदना है, जैसे कि सल्फर खरीदना है, सिल्वर नाइट्रेट, तो ये सब एग्रीकल्चर वाला दुकान पर जाइएगा तो आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सब चीज़ होता है। जो भी जैसे खेती में एगो होता है माइक्रो न्यूट्रिशन, एगो माइक्रो होता है, 2 प्रकार का होता है, एगो माक्रो होता है, एगो माइक्रो न्यूट्रिशन, मतलब जो पौधा को देने के लिए जैसे कि जिंक डाला जाता है, सल्फर डाला जाता है, खेती बाड़ी में जाता है, तो वहाँ पर आपको सब चीज़ मिल जाएगा तो जो खोजिएगा तब। तो अगर रिएक्शन करने का मन हो तो एग्रीकल्चर वाला दुकान पर जाएगा तो सब सामान मिल जाएगा। यूरिया आपको मिल जाएगा। देखिए यूरिया जो होता है ये कार्बनिक कंपाउंड है। कार्बनिक कंपाउंड का मतलब है जिसमें कार्बन हो, लेकिन फिर भी ये पानी में घुलनशील होता है, इसी कारण इसका खेत में प्रयोग करते हैं। मतलब कि देखिएगा यूरिया पानी में, जब भी हम लोग यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो पानी पटाते हैं, क्या है क्योंकि उसमें उसको घुल जाएगा तभी वो काम करेगा, समझे। और इसमें ये इसलिए डाला जाता है कि इसमें नाइट्रोजन ही सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें देखिएगा सबसे ज़्यादा कंपोजिशन नाइट्रोजन के लिए। तो हम लोग डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं डाल सकते, इसलिए नाइट्रोजन का कंपाउंड डालते हैं। और देखिए नाइट्रोजन का भी अलग अलग कंपाउंड है, सिल्वर नाइट्रेट भी है, देखिएगा आप पोटासियम नाइट्रेट भी होता है, KNO3 वो भी एगो है, लेकिन उसका पोटास इसे कहते हैं। तो जिसका जौन जरूरत होता है, इसमें पोटास का जरूरत होता है, इसलिए उसमें हम लोग कि उसमें ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए उसका इस्तेमाल करते हैं। कोई भी चीज़ डायरेक्टली नहीं मिलता। हम अब खोजिएगा कि खाली हमको पोटाफेट डालना है तो डायरेक्ट नहीं मिलेगा आपको, इसलिए वैसा कंपाउंड खोदिए। जैसे हमको नाइट्रोजन चाहिए तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा सिर्फ यूरिया में होता है, इसलिए यही डालते हैं। तो जौन जरूरत हो उसका वो डालते हैं खेती बाड़ी में। अब देखिएगा, अब दूसरा 42 नंबर देखिए, लाल दवा जो कीटनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है वो है लाल दवा किसे कहते हैं, पोटासियम परमांगनेट। जिसमें डायरेक्ट नोन भी बहुत कुछ होता है ना, पोटासियम जो नोन होता है उसका कलर जानना पड़ता है, जैसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, पोटासियम नाइट्रेट। देखिए पोटासियम नाइट्रेट का नाम आ गया, तो इसमें भी नाइट्रोजन है कि इसका पोटासियम नाइट्रेट का फॉर्मूला था KNO3। ये भी खेती में यूज़ किया जाता है, खेत में यूज़ किया जाता है। तो इसमें नाइट्रोजन भी है, पोटासियम, मतलब कि वैसा कुछ हम फसल बोए जिसमें पोटासियम का भी जरूरत हो, नाइट्रोजन का, तो हम लोग इसका चुनाव करते हैं। खाली नाइट्रोजन का जरूरत होता है तो यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें सवाल ये है कि लाल दवा का कीटनाशक के रूप में किसके, कीटनाशक का मतलब देखिए, कीटनाशक का मतलब बहुत सारा खेती बात करते देखिए, कभी पिलुआ चाटने लगेगा, कभी ये हो जाएगा, कभी वो हो जाएगा, तो आपको देखिए बहुत सारा लिक्विड भी मिल जाएगा। आप दवाई के मतलब एग्रीकल्चर की दुकान पर जाइएगा तो मतलब एक से एक दवा मिल जाएगा। एक कौन दवा हो जाएगा जिसमें ब्रोमीन, कैल्शियम सब मिल जाएगा आपको। तो वही लाल दवा, उसका कलर ही लाल होता है, इसलिए उसका लाल हो गया। पोटासियम परमांगनेट के कारण जो है उसका पोटासियम परमांगनेट, और ये भी बहुत सारा कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कभी छिड़काव अगर जाइएगा तो उस पर देखिए, उस पर पढ़िएगा, जैसे कि दवाई जो होता है आपका एग्रीकल्चर में कभी जाते हैं, कभी कीटनाशक का दवाई खरीदिएगा तो उसमें देखिए बहुत सारा कंपोजिशन दिया होता है, तो पढ़िएगा तो और मज़ा आएगा आपको चीज़ पढ़ने में, उसमें कौन सा चीज़। और जितना आप लोग एटॉमिक नंबर में पढ़ते हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं, इसी सब एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा, ब्रोमीन, कैल्शियम, जिंक, फास्फोरस, इसी सब का। देखिए आपको S ब्लॉक का, P ब्लॉक का जितना एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं वही सब तो खेती में इस्तेमाल होता है। कार्बन इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन, मतलब कोई भी आप कंपाउंड ले लीजिए जो S ब्लॉक और P ब्लॉक का नहीं हो। अब बीच में D ब्लॉक भी है, मतलब इसी का SP-D ब्लॉक का ही इस्तेमाल आता है। खास करके जिंक डालते हैं आप लोग, जिंक डालते हैं, फिर से ये सिल्वर का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं, AgNO3 के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये सब भी क्या होता है, पौधा के लिए ज़रूरी होता है। जितना भी है सोडियम का डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उसमें कुछ सोडियम वाला इस्तेमाल करते हैं। तो सोडियम यही सब है, सोडियम, मैग्नीशियम, ऐसे कुछ। जिंक भी इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीशियम, देखिए मैग्नीशियम हरा करने के लिए, जैसे कि पौधा में कभी कभी पीलापन आ जाता है तो उसको हरा करने के लिए भी क्या डाला जाए, तो इसमें मैग्नीशियम डाला जाता है। पढ़े होंगे भी बायोलॉजी में कि कौन सा जो है एलिमेंट पौधा में हरा रंग के कारण क्या है, क्लोरोफिल के लिए क्या जरूरी है, तो मैग्नीशियम। तो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा, आप पाउडर के रूप में भी मिल जाएगा, समझे, क्योंकि खासकर ये सब जो होता है लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो पाउडर के रूप में आपको मिल जाएगा। तो जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि लाल दवा तो डायरेक्टली है पोटासियम परमैंगनेट, उसमें जिसका फॉर्मूला होता है पोटासियम परमैंगनेट का KMnO4। कैसे होता है पोटासियम, आप देख लीजिए, KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट। 43 नंबर में देखिए, निम्नलिखित इन दोनों में से किसका कैलोरीफिक मान ज़्यादा है, मतलब कैलोरी मान, मतलब कौन ज़्यादा उष्मा देता है, मतलब कौन ज़्यादा हीट देता है, यानी कि एनर्जी देता है।
लकड़ी, एलपीजी, हाइड्रोजन गैस, कोयला। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा होता है, आपको लगेगा कि एलपीजी, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें देता कौन है? हाइड्रोजन गैस। अभी देखिए सब लोग सीएनजी पर अभी सब व्यवस्था किया है कि भाई सीएनजी पर चलिए, पेट्रोल से ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू उसमें सीएनजी है, दूसरा के प्रदूषण भी कम है। लेकिन जापान में क्या हो रहा है कि उसमें जापान जानता है कि हाइड्रोजन गैस का सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन है। हालांकि शुद्ध हाइड्रोजन गैस नहीं, लेकिन हाइड्रोजन के साथ कुछ और मिलाकर रॉकेट में इस्तेमाल किया भी जाता है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा कैलोरीफिक मान का हीट की ज़रूरत है। वहाँ पर पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल नहीं होगा, वहाँ पर हाइड्रोजन गैस का। तो उसमें उसको परनौतल कहते हैं, मतलब हिंदी में, उसमें हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है रॉकेट वॉकेट में, क्योंकि उसका वैल्यू जो होता है ज़्यादा है। मतलब कम भी लेंगे तो, जैसे कि अब देखिए सबसे इसमें कम है लकड़ी का। लकड़ी मतलब कि आप 50 किलो जला दें तो उसमें एलपीजी मान चलिए कि आपका 10 किलो जले। अगर हाइड्रोजन है तो हो सकता है कि 1 किलो में काम हो जाए। मतलब ये जितना हीट देगा उतना ही हीट ये भी देगा। तो अब जो मतलब कि जो है हाइड्रोजन गैस पर जो गाड़ी चलाने का जो जापान में इसे शुरू भी हो गया है, लेकिन समस्या यही है कि हाइड्रोजन गैस निकाला कहाँ जाए। तो देखिए वाटर से भी हाइड्रोजन गैस निकाला जाता है। आप लोग क्लास 8वां में रिएक्शन होता है, चाहे यूट्यूब पर देखिए बहुत सारा रिएक्शन कैसे हाइड्रोजन गैस निकालता है। जैसे कि देखिए पानी है, तो पानी में भी क्या है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। अब इसे पानी में ही हम लगे अगर इलेक्ट्रिसिटी बहाने, ठीक है, लगे एक रॉड लगा देंगे, प्लस वाला माइनस ले ले यहाँ पानी, तो प्लस के सामने क्या आ जाएगा? माइनस वाला। माइनस के सामने क्या आ जाएगा? प्लस वाला। तो प्लस कौन होता है? जैसे कि माइनस के सामने कौन आ जाएगा? प्लस, यानी कि हाइड्रोजन। जैसे 2 प्लस में हाइड्रोजन टूट जाएगा, ऑक्सीजन माइनस में, ऐसे कुछ होगा। तो माइनस वाला कहाँ जाएगा? प्लस के पास, यानी कि प्लस वाला के पास ऑक्सीजन आ जाएगा और नेगेटिव वाला के पास हाइड्रोजन आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन बुलबुला की तरफ निकलने लगेगा। तो ये सब भी है, लेकिन पानी को जो है मतलब किसको तोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे ही पानी की कमी है, और तोड़िएगा तो और समस्या हो जाएगा। लेकिन अलग अलग प्रोसेस है, बहुत सारा केमिकल रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन निकलता है, समझे। तो ये कोनो नया बात नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस हम बता दें कैसे हाइड्रोजन निकलता है। हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा, और इस पर रिसर्च हो रहा है। 44 नंबर देखिए, जब सोडियम एसीटेट सोडा लाइम के साथ निम्नलिखित अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। देखिए पहले 2 चीज़ समझिए, सोडियम एसीटेट क्या होता है और सोडा लाइम क्या होता है। देखिए सोडियम एसीटेट, तो सोडियम है और एसीटेट, एसी सबसे नाम आ जाएगा। देखिए एसी जब भी आ जाए इसका मतलब 2 चीज़ को इस्तेमाल होता है, मतलब 2 कार्बन होगा। तो CH3CONA, ये हो गया सोडियम एसीटेट, सोडियम Na, और ये हो गया एसीटेट, 2 कार्बन। और वो तो सोडा लाइम, सोडा लाइम देखिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NaOH। अब देखिए सोडा पढ़ते हैं ना, कहते हैं कि काप बीरो भाई सोडा पी रहे हैं, सोडा। सोडा में क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, वही है, बेस होता है वो। और सोडा लाइम, लाइम कैल्शियम ऑक्साइड। और इसी को कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर में मिला दें, H2O मिला दें, जिसको कहते हैं लाइम वाटर, हो गया कि नहीं, लाइम वाटर। तो यही है लाइम, और ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यही है सोडा, ये हो गया सोडा NaOH, और ये हो गया लाइम, सोडा लाइम। अभी दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएगा, आप देखिए रिएक्शन लिखिए, सोडा लाइम। देखिए कैसे कैसे रिएक्शन होता है। जब सोडियम एसीटेट CH3COONA प्लस NaOH, और ये दोनों रिएक्शन करता है सोडा लाइम में, तो क्या बनता है? देखिए इसमें बन जाता है मीथेन। क्या बनता है? CH4। अभी बनता कैसे है यही तो समझना है कि भाई समझिए कि बन जाता है। देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में यही अंतर है। फिजिक्स में क्या होता है कि पहले थ्योरी लिखा जाता है। मान चलिए हम कॉपी पर कुछ लिखे कि जैसे लिख दिए कि जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने लिख दिए कि हाँ भाई जो है मतलब स्पीड ऑफ लाइट से कोई व्यक्ति अगर ऐसे चलेगा तो वो टाइम ट्रेवल कर सकता है। अब वो थ्योरी बना के लिख दिए, पहले कॉपी पर लिखे, अब लोग अपना प्रैक्टिकल करते रहे, और इस सत्य भी हो गया। बहुत सारा हॉलीवुड फिल्म देखिएगा, सब टाइम ट्रेवल पर कितना फिल्म बना दिया, और इस सत्य भी है। अब इस जगह कौन सी साई फाई फिल्म बना के सब सत्य करवा दिया। अब हो सकता है सत्य, तो पहले थ्योरी है, इसके बाद वो हो जाएगा। बहुत सारा चीज़ ऐसा लिख दिए, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैक्सवेल लिख दिए कि भाई हाँ इलेक्ट्रिसिटी को घसोगे, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का तरीका कि अगर चुंबक को लाइन को अगर क्रॉस किया जाए, मतलब कि चुंबक के लाइन में अगर मैग्नेट को, 2 मैग्नेट को अगर इधर उधर किया जाए तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी निकल सकता है। और माइक्रो फैराडे बता दिए उसका उल्टा। तो दोनों सत्य निकला, पहले थ्योरी लिखा गया, बाद में जो प्रैक्टिकल किया गया तो सही निकल। लेकिन केमिस्ट्री में होता उल्टे है। केमिस्ट्री में क्या होता है कि पहले रिएक्शन में होता है, बाद में निकलता है कि क्या बनेगा। अगर उल्टा किया जाए कि मान चलिए कॉपी पर लिख जाए कि हाँ भाई इतना से इतना रिएक्शन करके ई बनेगा, पता चले जब रिएक्शन करने का तो कुछ और ही निकल गया। इसलिए केमिस्ट्री में पहले रिएक्शन होता है, बाद में थ्योरी लिखा जाता है। पहले रिएक्शन करवा दिया जाता है, तब लिखा जाए हाँ भाई इसको रिएक्ट करवाए तो ई बना। अब फिजिक्स में क्या है कि पहले थ्योरी, इसके बाद रिएक्शन निकला, वो सही निकल गया। लेकिन केमिस्ट्री में एक्सेप्शन कभी कभी हो जाता है, यही कारण है, समझे।
तो यही केमिस्ट्री और फिजिक्स का है। तो अब देखिए इसमें कह रहा है कि इतना से अब ये बना होगा, लेकिन रिएक्शन देखने से लगता है कि जब 2 कार्बन है तो 2 कार्बन होगा, लेकिन वो अलग फॉर्म में होगा। तो ये जो दोनों रिएक्शन हुआ, देखिए रिएक्शन आपको लिख दे रहे हैं, CH3C+O प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, ये दोनों बना है, मीथेन बन गया है CH4। हालांकि सब वही है, जितना है चीज़ बैलेंस करिएगा तो सब बन जाएगा। और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, देखिए 2 कार्बन था इसमें भी पहले में, यहाँ भी 2 कार्बन है, सोडियम कार्बोनेट। अब देखिए सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, उसको भी देखिए। ये सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, इसमें हाइड्रोजन आ जाता है, Na2 नाम से ही स्पष्ट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट, और इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका एक और नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए बाइकार्बोनेट का मतलब इसमें हाइड्रोजन है, इसका 2 नाम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, और यह है सोडियम कार्बोनेट। अभी दोनों में अंतर क्या देखिए, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या फिर सोडियम जिसे बाइकार्बोनेट कहते हैं, यही है खाबर सोडा। खाबर सोडा जिसे कहते हैं, खाए वाला सोडा को खाबर सोडा कहते हैं। ऐसा काम का है, जैसे लिट्टी आप घर पर बनाते हो, देखिए थोड़ा सा खाबर सोडा डाला जाता है काला फूलने के लिए। अब स्पॉन्ज रसगुल्ला बनता है, उसमें भी थोड़ा सा खाबर सोडा डाला, चुटकी भर ले, उसी के उतना काम कर दे फुला देने के लिए, समझे कि नहीं। अब एक और चीज़, आप लोग पाव ऐसी खाते होंगे, वो क्या कहते हैं, छोले भटूरे, तो जिसमें भटूरा जो होता है वो इतना फूल कैसे जाता है, जब मैदा सनाता है तो उसमें क्या डाला जाता है भाई, थोड़ा सा सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे कहते हैं खाने वाला सोडा। पाव रोटी बनता है, देखिए फूल जाएगा, उसमें हवा रहता है, भाई क्या डाला जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट थोड़ा सा, समझे कि नहीं। और जब Na2CO3 है, ये है सरफ, जो हम लोग कहते हैं ना सरफ वाला, व्हील सरफ, रिन सरफ, उसमें क्या होता है सोडियम कार्बोनेट। देखिए हाइड्रोजन के फर्क के कारण ये बन गया खाबर सोडा, ये बन गया धोवन सोडा, समझे कि नहीं। दोनों सोडा ही है, लेकिन यह खाया सोडा, ये है धोवन सोडा। तो बेसिक समझ में आ गया क्या इस्तेमाल है। तो चलिए, तो बना क्या, सोडियम कार्बोनेट और मीथेन गैस। तो देखिएगा इसमें क्या निकला, मीथेन गैस। तो देखिए क्या ऑप्शन है आपका, मीथेन, एथेन क्या है, तो लास्ट ऑप्शन नंबर डी है, मीथेन गैस निकला। देखिए 45 नंबर, एथिलीन जब पोटेशियम परमैंगनेट के तनु क्षारीय विलयन के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है। देखिएगा, तो बहुत सारा चीज़ आपको जानना पड़ता है भाई क्या बनेगा। अभी तो हम डायरेक्ट रिएक्शन लिख के अरेंजमेंट करके तो बना नहीं सकते हैं, आपको देखना होगा, जानना होगा कि भाई हाँ ये बनता है, और एक्सपेरिमेंट करिएगा तो वही बनेगा, समझे, उसमें कुछ अंतर नहीं आएगा। जब सोडियम एसीटेट, और देखिए एथिलीन वही कीन वाला ग्रुप है, यानी कि उसको 2 कहिए, ठीक बन जाएगा। इसका फॉर्मूला है C2H2, वही एल्कीन ग्रुप का है, ये सेकेंड ग्रुप, सेकेंड नंबर कार्बन 2 एथिलीन। जब पोटेशियम परमैंगनेट, देखिए पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि एगो 2 होता है कि मतलब KMnO4 इसमें ऑक्सीजन है, तो ये स्ट्रॉन्ग क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब कि ऑक्सीकृत करने वाला ये जो है अभी के मतलब कि रिएजेंट है। मतलब इससे क्या होता है, कोई चीज़ को ऑक्सीजन दिया जा सकता है। एक होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होता है रेड्यूसिंग एजेंट। मतलब उसका काम क्या है कि वो हाइड्रोजन देगा। तो देखिए KMnO4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन देने वाला है, तो इसको क्या करेगा, ये ऑक्सीजन देगा। अभी देखिए C2H2 है, तो इसको ऑक्सीजन देने पर क्या करेगा, ये दोनों क्या करेगा, दोनों में OH जुट जाएगा, दोनों डबल बॉन्ड कोई तोड़ देगा। जैसे कि फॉर्मूला इसका C2H2 कैसे हुआ, ये फिर से लिखते हैं। C2H2 कोई क्या करता है, C2H2 जो फॉर्मूला है इसको क्या है, एल्कीन, डबल बॉन्ड वाला है, 2 इधर है। अब जैसे ही इसने ऑक्सीजन दिया, क्योंकि KMnO4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ऑक्सीजन देने वाला है, ऑक्सीकृत करने वाला है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन दे करके डबल बॉन्ड को तोड़ देगा। इधर एगो लग जाएगा OH और इधर एगो लग जाएगा OH। अब देखिए 2 OH अगर एक साथ हो तो उसी को कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका C है, इथाइलिन ग्लाइकोल। अब इथाइलिन ग्लाइकोल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, देखिए जम्मू कश्मीर साइड में इस्तेमाल किया जाता है, काहेला। अब उसमें क्या होता है कि पानी जो है, मतलब कि कुछ रेडिएटर में डाला जाता है ना भाई, यहाँ ठंडा रहे, अब वो पानी बर्फ़ जम जाता है, तो उसको बर्फ़ से जमने से बचाने के लिए इथाइलिन ग्लाइकोल उसमें डाला जाता है, इथाइलिन ग्लाइकोल डाला जाता है ताकि वो जमे नहीं, समझे कि नहीं, उसको इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अब वो कैसे होता है ये आपको क्लास 12 में पढ़ाया जाएगा। वो उसका क्या करता है, जैसे कि वाटर कितना डिग्री पर मतलब कि पिघल जाएगा, वाटर जो है
वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है कि मतलब कि बर्फ़ बन जाएगा। तो क्या करता है कि जो बर्फ़ बनने के 0 डिग्री पर बनता है ना, जैसे हम इसमें इथाइलिन ग्लिसरॉल डालेंगे तो अभी 0 डिग्री पर नहीं, इसको घसका करके -5 कर देता है, -6, मतलब कि -6 डिग्री ठंडा हुआ ना तब जाके इसका बर्फ़ बनेगा। मतलब इसके जो बर्फ़ बनने का जो है इसको कहते हैं जो है फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस है जिस पर ये फ्रीज हो जाता है, उसको घटा करके माइनस में लेके चल जाता है। अब -6 बर्फ़ मतलब कि ठंडा पड़ेगा ना तब जाके बर्फ़ बनेगा, यही उसका काम है। समझ में आ गया? तो इसका कार रेडिएटर में आपको पढ़िएगा बहुत बार, आराम, इसको क्लास 12th में है एक्सप्लेनेशन, आपको समझिए। लेकिन हम आपको बता दिए कैसे काम करता है, मतलब इसके जो फ्रीजिंग पॉइंट उसी को घसका के कम कर देता है। 44 नंबर हो गया। 45 में देखिए, अब क्रिया हो गया आपका, 45 हो गया। 46 देखिए, रेडियम 226 दिया है। रेडियम का ये एटॉमिक मास है, उसका मतलब कि एटॉमिक वेट उसका कहते हैं कि अर्ध आयु 1580 वर्ष है। तो 4740 वर्षों के पश्चात यह अपनी प्रारंभिक मात्रा का रह जाएगा। देखिए होता क्या है कि यूरेनियम होता है, जैसे कि बहुत सारा क्या होता है कि जो हायर वेट वाला जो एटॉमिक है, जैसे कि आप F ब्लॉक में जाइएगा, F ब्लॉक में तो वही है लैंथेनाइट है और एक्टिनाइट्स है। तो जो लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स वो वाला क्या होता है कि बहुत ही 238 239 वाला कुछ बहुत ही हावी वेट वाला क्या होता है कि अपने से क्या होता है सब, जिससे न्यूक्लियस उसका अपने से अल्फा रे गामा रे फेंकते रहेगा। और ये फेंकने के कारण क्या हुआ था कि एक बार जो एक्सरे का आविष्कार इसी कारण हुआ था। जैसे कि यूरेनियम का कुछ चीज़ रखा हुआ था और उसमें क्या होता है कि फोटोकॉपी, जैसे कि हड्डी उड्डी पहले होता था तो कहूँ रखा था बक्सा पेटी में, अब वो क्या हुआ कि उसका एक कुछ ना कुछ इमेज बन गया, तो इसी कारण वो एक्सीडेंटली खोज हो गया का एक्सरे का। तो देखिएगा उसका रोइंटगन ने एक्सरे का खोज किया था, कैसे एक्सपेरिमेंट, उसका अलग कहानी है। तो यही कारण है, मतलब हेवी वेट वाला यूरेनियम का अगर कोई वेट है तो ये अपने से अल्फा रे गामा रे टूटते रहेगा, निकलते फेंकते रहेगा, अलग अलग रे फेंकते रहता है। इसका वही कारण, क्योंकि वो स्टेबल नहीं होता है, इसलिए कुछ फेंक के अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। तो देखिए अर्ध आयु का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि कोई चीज़ एक वस्तु है, जैसे कि वस्तु है मान चलिए 10 kg का, तो ये वस्तु क्या करता है, कुछ ना कुछ फेंकने के कारण इसका वेट भी घटता है। कुछ चीज़ अपने में से फेंकेगा तो नेचुरली है कि इसका वेट घटेगा। तो अर्ध आयु का मतलब कि कितने समय में ये अपने जो है वेट का आधा हो जाता है, यही है अर्ध आयु। मतलब कितना समय में ये अपने वेट का आधा हो जाता है, यही अर्थ आयु। तो दिया है कि रेडियम, देखिए इसका हेवी वेट है 226, बहुत ही हेवी वेट है। तो ये क्या हुआ, कहा कि इसका अर्ध आयु जो है 1580 बरस है। मतलब कि 226 अगर इसका वेट है तो ये 1580 बरस में कितना हो जाएगा, अपना वेट का 226 का आधा हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो अभी पूछा रहा है कि 4740 वर्षों के पश्चात ये अपनी प्रारंभिक मात्रा का रह जाएगा, मतलब कितना पार्ट बचा रहेगा। तो देखिए हम कैसे एक नियम से सोल्व करते हैं डायरेक्टली तरीके से। मानते हैं कि शुरू में एक था, क्योंकि इसका वेट तो 226, हम मान लेते हैं 226 बराबर 1, शुरू में एक था। तो 1580 बरस खत्म हुआ, 1580 बरस खत्म हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। फिर 1580 बरस कितना हो जाएगा, फिर अपने वेट का कितना हो जाएगा, आधा, यानी कि 1/2 का आधा क्या होगा, 1/4। फिर 1580 बरस का बाद होगा, फिर ये अपने वेट का 1/8 हो जाएगा। मतलब कि शुरू में एक था, 1/2 हुआ, 1/4 हुआ, 1/8 हुआ। हम इसे काहे कर रहे हैं 3 बार, क्योंकि हमको निकालना है कि 4740 में कितना हो जाएगा। तो देखिए 1580 में 4740 को बार हम 400 पढ़ देना है गलती हो सकता है, 4000 है। तो देखिए 15 × 45, यानी कि लगभग 3 बार कर देंगे ना तो हो जाएगा 1 2 3, यानी कि 3 को जोड़ेंगे तो ये पहुँच जाएगा 4740 बरस। तो यही तो आपको निकालना है। पहला 1580 बरस ले गए तो उसमें 1/2, दूसरा 1580 बरस ले गए तो 1/4, तीसरा, मतलब जितना कह रहा है ना उतना बार आप लेते जाइए। अब देखिए 3 बार लेके चाहे अभी तीनों को जोड़ दीजिएगा तो देखिए आ जाएगा, तो 4700। तो देखिए हम 4740 बरस बाद कितना बचा हुआ है, 1/8 ये बचा हुआ है, मतलब कि अभी हमारा इतना है। अब देखिए कंफ्यूज करने के लिए 2 सवाल पूछा जाता है। अभी तो पूछ दिया है कि कितना बचा हुआ है, कितना मात्रा रह जाएगा, तो 1/8 रह जाएगा। अभी कभी कभी क्या पूछता है कि कितना मात्रा मतलब कि ढह गया या फिर निकल गया। तो जैसे कितना निकल गया, जब इतना बचा हुआ तो निकलेगा कितना, 1 में से घटा देंगे, क्योंकि शुरू में कितना था 1 में 1/8 घटा देंगे, 7/8 खत्म हो गया। 2 सवाल आपसे पूछ सकता है। अभी इसमें पूछ दिया डायरेक्टली कि कितना रह जाएगा, तो रह जाएगा 1/8, और कितना निकल गया तो 1/8 घटा देंगे तो 7/8। तो समझ में आएगा कि नहीं? एकदम आप डायरेक्टली बनाइए, कितना से कह रहा है उसी को ले जाइए। हमेशा ही जो पूछेगा ना एज, उसी के भाग लगने वाला में पूछ देगा। 3 भाग लगाया तो 3 बार देखिए और देखते रह जाइए, 1/2 कीजिए, फिर उसका आधा, क्योंकि आधा का मतलब कि हर एक चीज़ का उतने बरस में आधा आधा होते रहेगा।
तो बस यही तो क्वेश्चन आराम से समझ सकते हैं। हर एक क्वेश्चन आप देखिए बना के, इसी पर कॉन्सेप्ट पर बन जाएगा। 47 नंबर देखिए, कौन सी विशेषता वैद्युत संयोजी यौगिकों में नहीं पाई जाती। देखिए हमेशा यौगिक का जो होता है कंपाउंड, दो प्रकार का यौगिक बंध बनता है। एक होता है आयोनिक जिसे कहते हैं वैद्युत, है ना, वैद्युत संयोजी यौगिक। यौगिक मतलब कोई चीज़ कंपाउंड आयोनिक होता है, और एक होता है सहसंयोजी। एक होता है सहसंयोजी, पढ़े होंगे क्लास 10th में है आयोनिक कंपाउंड, और एक होता है कि जो शेयरिंग करके बनता है, मतलब कि कुछ इलेक्ट्रॉन दिया, जैसे कि देखिए आप ऑक्सीजन का पढ़ते होंगे। ऑक्सीजन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर कुछ ही दिया कुछ ही दिया, दोनों के मिल से ऑक्सीजन बन गया, जैसे कि। लेकिन अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, NaCl का एग्जाम्पल देखिए, NaCl। इसमें होता है प्लस माइनस, मतलब कि प्लस माइनस वाला जितना भी कंपाउंड है बहुत ही स्ट्रांग होता है। इसका गुण है, आप प्रॉपर्टी पढ़े होंगे कि वैद्युत संयोजी में यौगिकों में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है। तो देखिए इसके के गलनांक और क्वथनांक। अब जैसे प्लस माइनस है तो उसमें जोर से अट्रैक्शन होता है, मतलब दोनों में बंध मजबूत बना होगा, समझे। तो जब बंध मजबूत है तो इसको बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक वही बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा देना होगा ताकि इसका बंध टूटे। तब जैसे कोई चीज़ को खौलाना है तो उसमें हम कितना एनर्जी देते हैं, जैसे कि लोहा को पिघलाने के लिए हम लोग काहे ज़्यादा हीट देते हैं, क्योंकि उसके दोनों में बंध मजबूत है। और दूध को खौलाने के लिए हम लोग 45 से 40-45 पर भी हीट हो जाए, क्योंकि इसमें बंध क्या है, कमज़ोर है, समझ में आ गया। तो NaCl में बहुत ही बंध ज़्यादा होता है, इसीलिए क्या होता है इसमें वैद्युत, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो बात सही है। यह ध्रुवीय यौगिक है, ध्रुवीय मतलब कि पोल, पोल मतलब कि प्लस माइनस, तो बात सही है, प्लस माइनस होता है। जल में विलय होता है, ये भी 100% बात सही है कि जो है जल में विलय होता है। और खासकर जो सहसंयोजी वाला जो लोन पेयर जो दे के एने घसकौले होता है, वो जो है पानी में ज़्यादातर, सब नहीं, मतलब कि ज़्यादातर का होता है कि पानी में डिसॉल्व नहीं होता है। उसमें 2-4 को एक्सेप्शन है, समझेंगे। जैसे कि हम लोग चीनी खाते हैं तो चीनी का फॉर्मूला में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ये भी कार्बनिक कंपाउंड है लेकिन पानी में डिसॉल्व है। ग्लूकोज भी क्या होता है, कार्बनिक कंपाउंड है लेकिन पानी में डिसॉल्वेबल है, तभी तो खाद के इस्तेमाल में इस्तेमाल करते हैं। तो 2-3 गो है जिसका क्या करते हैं हम लोग, कार्बनिक कंपाउंड के होने के बाद भी 2-4 को पानी में डिसॉल्व होता है, लेकिन खासकर ज़्यादातर वही जो प्लस माइनस वाला होता है वो ज़्यादा डिसॉल्वेबल होता है। चौथा ऑप्शन देखिए, विद्युत के कुचालक होते हैं, ये ऑप्शन गलती है। जितना प्लस माइनस वाला कंपाउंड होगा वो सब विद्युत का चालक होता है, समझे कि नहीं। प्लस माइनस के कारण इसका मतलब कि आयन है, इसका मतलब प्लस कंडक्शन करेगा, यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह होगा। लेकिन जो सहसंयोजी वाला है, जो लोन पेयर इन्होंने दे करके बना है, लोन पेयर शेयर करके बना है, उसका चांसेस है कि कम। बहुत कौन एक्सेप्शन में आ जाएगा, हाँ भाई वही कंडक्ट करता है, लेकिन ज़्यादातर कंडक्ट नहीं करता है, ये आप बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए 48 नंबर, निम्नलिखित में से किन दो तत्वों के नाभिकों में बराबर संख्या में न्यूट्रॉन है, मतलब कि न्यूट्रॉन का संख्या जो है बराबर है। तो देखिए न्यून, इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर जानना होगा तभी तो बनाइएगा। देखिए न्यून का ये न्यून 20 और न्यून 21। अब दोनों देखिए एटॉमिक नंबर दोनों का तो बराबर होगा, तो जब एटॉमिक नंबर बराबर है, भार अलग अलग, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं न्यूट्रॉन एगो में ज़्यादा होगा, एगो में कम होगा, क्योंकि दोनों तो एलिमेंट सेमे है, एगो का मास ज़्यादा एगो का मास कम है। इसका मतलब कि न्यूट्रॉन बराबर तो नहीं होगा, क्योंकि एगो में ज़्यादा होगा कम होगा। दूसरा का देखिए कार्बन और नाइट्रोजन, देखिए कार्बन का वेट 12 है। देखिए हम बताए थे कि एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और वेट इसका 12, यानी कि न्यूट्रॉन कितना होगा, एटॉमिक वेट 12 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि जो मास होता है किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक वेट इसका जो है 12 है, और मतलब कि भार, और एटॉमिक नंबर कितना है 6, कार्बन 6 नंबर पर आता है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन 6 नंबर पर, 12 में से 6 घटा दिए, यानी कि न्यूट्रॉन को आ जाएगा 6 गो। नाइट्रोजन में देखिए नाइट्रोजन का वेट कितना होता है 14 दिया हुआ है 14, और इसका एटॉमिक नंबर 7 है, यानी कि 14 में से 7 घटाए 7, यानी कि अभी भी दोनों बराबर नहीं है। सी नंबर देखिए ऑप्शन, कार्बन 12 नाइट्रोजन 13, देखिएगा कार्बन फिर 12 है, यानी कि इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 आ गया, और अब की बार नाइट्रोजन 13 वाला है। देखिए कहेगा सॉरी नाइट्रोजन तो हम 14 वाला पढ़ लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, नाइट्रोजन 13 वाला भी एक्सिस्ट करता है, नाइट्रोजन 12 वाला भी, सब अलग अलग चीज़ होते रहता है। तो नाइट्रोजन 13 वाला देखिएगा, तो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 है, तो 7 6 13 आ गया कि नहीं, 13 वेट है, एटॉमिक नंबर है 7, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ गया 6, यानी कि सी नंबर में ऑप्शन दोनों में क्या हो गया बराबर हो गया। इस तरीके आप समझ सकते हैं। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, 48 हो गया। अब 49 नंबर देखिए, कहा कि एक हाइड्रोजन परमाणु में चौथी कक्षा की त्रिज्या दूसरी कक्षा की त्रिज्या की अपेक्षा कितनी गुनी बड़ी है। देखिए हाइड्रोजन परमाणु, अब देखिए न्यूक्लियस का क्लास 10th में पढ़े होंगे, तो पहिल का मान चले कि हाइड्रोजन है, न्यूक्लियस है, का है, न्यूक्लियस के चारों ओर जो सेल होता है इसको कक्षा कहते हैं, ये जो है हाइड्रोजन बना होता है, पहिल का सेल हुआ, दूसरा का हुआ, तीसरा का हुआ। तो इसमें कह रहा है कि जो इसका जैसे देखिए जैसे से आपका पहला सेल है तो इसका रेडियस कुछ कम है, फिर दूसरा का कुछ ना कुछ बड़ा हुआ, तीसरा का कुछ ना कुछ बड़ा हुआ, तो का दोनों में रिलेशन का है, इसके रेडियस में
और ये नंबर ऑफ सेल में मतलब रिलेशन का है। तो देखिए रेडियस जो है नंबर ऑफ सेल के स्क्वायर के बराबर है, यह बात समझिए। मतलब कि रेडियस जो है, अगर पहिलका सेल का रेडियस अगर हम n बराबर 1 रखें तो रेडियस r है, तो दूसरा का सेल का जैसे रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, समझे कि नहीं। इसके स्क्वायर के गुना है, जैसे n2 नहीं है, ये जो है, रुकिए फिर से हमको समझा रहे हैं, ये स्क्वायर 2 नहीं है, ये स्क्वायर है। रेडियस इज इक्वल टू n का नंबर ऑफ सेल के स्क्वायर के बराबर है। मतलब कि अगर पहिलका सेल में अगर 1 रखें तो रेडियस क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। अगर जैसे ही r का वैल्यू अगर हम n का वैल्यू अगर पूछे कि दूसरा का सेल का रेडियस क्या होता है, n के बराबर को जैसे ही 2 रखे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर पूछे कि तीसरा का था 9 हो जाएगा। तो इसमें पूछा का हमसे यही रिलेशन आपको जाना था कि r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। पूछा है कि हाइड्रोजन परमाणु में चौथी कक्षा की त्रिज्या दूसरी कक्षा की त्रिज्या की कितने गुना है। तो चौथी का कितना हो जाएगा, 4 का चौथी पूछा है तो 4 डायरेक्टली रखेंगे, 4 चौका 16, क्योंकि 4 जैसे ही n रखेंगे तो 16 आ जाएगा। और दूसरा का रखेंगे तो कितना, 2 दूने 4 आ जाएगा। तो कितना गुना है, 4 गुना है 4 चौका 16, क्योंकि जब चौथा सेल का n स्क्वायर है, यानी कि 4 चौका 16, और दूसरा का रखेंगे तो 2 दूनी 4, तो 16 में 4 से भाग देंगे तो 4 चौका, पूछा ना कितना गुना है, तो 4 गुना है। ऑप्शन नंबर बी नंबर देखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो देखिए अभिक्रिया क्या है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन आप लोग पढ़ते होंगे क्लास 10th में। विस्थापन एक रिएक्शन होता है, जो उसको विस्थापन या प्रतिस्थापन कहते हैं। मतलब कि एगो अगर ज़्यादा रिएक्टिव है तो दूसरे अनरिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे कि देखिए रिएक्टिविटी ऑफ सीरीज़ पढ़ते होंगे, उसमें क्या होता है, अगर रिएक्टिविटी ऑफ सीरीज़ पढ़ते होंगे तो इसमें होता है सोडियम ऊपर जाएगा, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, ऐसे ही फिर एल्युमिनियम, इसके बाद आयरन। मतलब रिएक्टिविटी सीरीज़ के नीचे जाते जाते तब आ जाएगा आपका पास कॉपर। तो हम देखिए क्या कि ऊपर से जैसे सबसे ऊपर वाला कौन ग्रुप में रहता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव है। सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम, इसके बाद कैल्शियम, इसके बाद एल्युमिनियम, ऐसा कुछ आता है। तो हमने देखना है कि जो आयरन है ज़्यादा रिएक्टिव है, इसके बाद कॉपर, आयरन के बाद नीचे आता है कॉपर। तो देखें कि जब आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है तो ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा, दूसरे कंपाउंड में से, देखिए आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, तो कम रिएक्टिव को क्या करेगा, उससे निकाल के और अपने ही चिपक गया है। तो ये है प्रतिस्थापन रिएक्शन। इसमें कोई मतलब कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अब बेसिक सा रिएक्शन है, आप समझिएगा। तो देखिए अब 50 क्वेश्चन देख लिया, अब हमें केमिस्ट्री में भी 10 क्वेश्चन बाकी है। तो चलिए बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आपका मन अगर गड़बड़ हो गया है तो इसके लिए हम व्यवस्था किए हैं। देखिए वो हम शायरी लाए हैं, गुलजार साहब का शायरी है। तो देखिए कितना बढ़िया शायरी है कि आज खुदा ने मुझसे कहा कि भुला क्यों नहीं देते उसे। मतलब कि बहुत बार ऐसा होता है प्यार मोहब्बत में कि ऐसा लगता है कि एकदम कहाँ नहीं छोड़ दे रहे हैं। तो वही जो बंदा है वो कह रहा है कि आज खुदा ने मुझसे कहा कि भुला क्यों नहीं देते उसे। तो बंदे ने कहा कि अगर इतनी फिक्र है खुदा तो मिला क्यों नहीं देते उसे। मन खुश हुआ कि नहीं। देखिए गुलजार साहब का शायरी है, पढ़ने का मन है तो डाउनलोड कीजिएगा, समझे। मतलब कि बीच बीच में हम लाए हैं ताकि आपका मन खुश रहे, ताकि और पढ़ने में मज़ा आएगा। तो चलिए अपने रिएक्शन की ओर बढ़ते हुए 10 क्वेश्चन और हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। चलिए देखिए 51 नंबर देखिए, एकदम आप आसान सवाल है, ज़्यादा भार नहीं है। एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया द्वारा कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है। देखिए एल्युमिनियम कार्बाइड, देखिए आप कार्बाइड से आप नाम सुन दे, कार्बाइड है क्या। देखिए कार्बाइड वही जो आपको केरा पकाने के लिए घर में लाते हैं, मेनली केरे पकाने के लिए लाते हैं, और हम लोग तो लाते नहीं का पकाने के लिए, आम पकाने के लिए, हाँ वो आम पकाने के लिए भी आप लाते हैं। तो कार्बाइड लाते हैं, उसका जो फार्मूला है CaCa2, यही है कार्बाइड। अब देखिए इसका बड़ा कहानी जो है ज़बरदस्त है। कैल्शियम कार्बाइड वही कार्बाइडो कहते हैं। जैसे इसमें पानी डालिएगा, कभी कभी रिएक्शन करके देखिएगा, आप क्या करिए कि लाइए कार्बाइड, एक बोतल में भर भर के डाल दीजिए, इसमें पानी डाल दीजिए, ठेपन बंद करके उसमें से पाइप निकाल दीजिए। पाइप निकाल के टेंशन आग बारिए, तो देखिए उसमें जो गैस निकलता है ना वो एसिटिलीन गैस होता है, या वही गैस है जो जैसे कि एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल करके लोहा को पिघलाया जाता है। जैसे गैस वेल्डिंग कैसे किया जाता है, इसमें कौन गैस इस्तेमाल किया जाता है, एसिटिलीन गैस का, C2H2 गैस का इस्तेमाल किया जाता है, यही है एसिटिलीन गैस। इसका जो मतलब कि हीट जो उत्पन्न होता है बहुत ही लार्ज अमाउंट में, 5000 4000 इसी से उत्पन्न होता है। तो इसका काम है कैल्शियम कार्बाइड को पानी डालिए, ये भी एक तरीका है, लेकिन और भी तरीका है जिससे एसिटिलीन गैस निकाला जाता है। लेकिन अभी यहाँ कैल्शियम कार्बाइड नहीं पूछा गया है, पूछा गया कि एल्युमिनियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करवाने पर कौन सा, क्योंकि दोनों, लेकिन यहाँ कैल्शियम की जगह पर एल्युमिनियम है तो दूसरा रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा गैस निकलता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा गैस निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा मीथेन गैस। अब आप रिएक्शन देखिएगा, लेकिन फ़र्क हो गया, अगर इस पर अगर कैल्शियम कार्बाइड रहता तो निकल जाता कौन सा गैस, एसिटिलीन गैस। देखिए ऑप्शन में भी दिया भी गया है,
लेकिन अभी यहाँ पर एल्युमिनियम के कारण क्या हो गया, एसिटिलीन गैस नहीं निकल के क्या होगा कि मीथेन गैस निकला। तो ये आपको याद रखना होगा भाई क्या है। अगर याद नहीं भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मोटा मोटी चीज़ आपको याद होना चाहिए, सब जरूरी नहीं कि आप रिएक्शन याद हो। 52 नंबर देखिए, एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र जो है M3PO4 है, फॉस्फेट का सूत्र है और इसके ऑक्साइड का सूत्र होगा। तो देखिए बहुत ही आसान है, आप थोड़ा सा भी जो नाम देने के लिए जानते होंगे तो देखिए अब एग्जांपल हमको बताते हैं। जैसे कि देखिए अगर आपको हम कहें कि एगो Na है, सूत्र लिखने के लिए सिखाया जाता होगा, CO2 है, देखिए हमेशा CO2 पर माइनस रहता है, CO2 पर Na पर +1 रहता है। तो लिखने सूत्र लिखने का तरीका है कि जो इसका वाला है, जो इसका वाला है, जैसे कि लिखने का सूत्र लिखा, जैसे कि इस पर 1 है इस पर 2 है, तो क्या कीजिए क्रिस क्रॉस कीजिए, मतलब उल्टा कर दीजिए, यानी कि Na2 CO3 यही किया जाता है। इधर वाला इसका जितना ऊपर वाला चार्ज रहता है इसको हम भेज देते हैं, उधर वाला चार्ज उधर भेजते हैं। तो सेम कहानी यहाँ भी करना है। देखिएगा यहाँ पर जो है करना क्या है कि फॉस्फेट का सूत्र दिया गया है। देखिएगा थोड़ा सा हम जूम करते हैं तब आपको समझ में। देखिए फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या है, M3PO4 है। तो हम जानते हैं कि फॉस्फेट में क्या होता है, तो उसका 3 प्लस होता है। जैसे देखिए एगो कोई M है, एगो है PO4, तो PO4 का जो होता है इसमें -3 होता है, समझे कि नहीं। और ये देख रहे हैं कि जब इस पर -3 है और इस पर 5 आ गया, जब इसका कंपाउंड मानते हैं इसका कंपाउंड X है और इस पर आ गया 3, तो जब ये क्रिस क्रॉस हुआ होगा तो M पर 3 और PO4 पर X आया होगा। लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ X के जगह पर क्या है, इसका X के जगह पर 5 है, यानी कि कहीं ना कहीं इसका जो इस पर ऊपर प्लस चाहे माइनस में रह ली, और श्योर है कि अगर इस पर माइनस है तो इस पर प्लस, यानी कि 5 रहा होगा, तभी जाकर के उल्टा सीधा में 5 हुआ है, यानी कि इस पर 5 है। और इसके ऑक्साइड का सूत्र, हमको ऑक्साइड का सूत्र बनाना है, तो हम जान गए ऑक्साइड में क्या होता है, यानी कि ऑक्साइड का मतलब कि ऑक्सीजन जुड़ा होगा। तो जानते हैं ऑक्सीजन पर कितना होता है, ऑक्सीजन पर -2 होता है, और इस पर कितना है तो प्लस में 5। अब बस उल्टा कर दीजिए, तो इस पर आ जाएगा इसका वाला 2, इसका आ जाएगा, इसे इसमें उल्टा कीजिएगा तो M2, इसका ऑक्सीजन पर आ जाएगा 5, मतलब उल्टा हो जाता है, जिसका चार्ज होता है वो दूसरे में नीचे चला जाता है। तो उसका बस ऑक्साइड का फॉर्मूला बन गया M2O5। आपका जो ऑप्शन नंबर है डी है, देखिएगा ऑप्शन नंबर डी है। फिर देखिए अब 52 हो गया, 53 नंबर देखिए, 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। STP पर, STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 22.4 लीटर SO2 का, देखिए मोल कॉन्सेप्ट है ये, आप पढ़े होंगे क्लास 9th में है, 9th वाला मोल का आपसे पूछ दिया गया है, मोल का। देखिए 22.4 लीटर कोई भी गैस लीजिएगा ना, 22.4 अगर ऑक्सीजन भी गैस ले लीजिएगा, 22.4 अगर हाइड्रोजन ले लीजिएगा, तो ये जो होता है उसके कंपाउंड का भार के बराबर हो जाता है। जैसे देखिए अगर हम ये कहें कि 22.4 लीटर अगर हम हाइड्रोजन ले लिए, तो हाइड्रोजन का भी कितना वेट है 2, तो कह देगा 2 ग्राम, बस ग्राम में बदल दीजिए। 22.4 कौन गैस के लिए, 22.4 उसको ग्राम में बदल दीजिए, इसको दोनों को जोड़ करके, मतलब कि कितना नेट वेट है। हम ही कहें कि 22.4 लीटर अगर हम ऑक्सीजन ले लिए, ऑक्सीजन में अगर O2 ले ली, तो एक ऑक्सीजन का वेट कितना था 16, और 2 का है तो 16 दूनी 25, यानी कि 32 ग्राम होगा। तो उसी प्रकार से 22.4 लीटर SO2 है, तो SO2 का वेट को जोड़ करके ग्राम लगा दीजिए। तो देखिए सल्फर का वेट होता है 32 और ऑक्सीजन 2 है, यानी कि ऑक्सीजन का भी होता है 32, तो 32 32 64, बस आप जोड़ के देख लीजिए क्या होगा। तो 4 2 6, यानी कि ऑक्सीजन का होता है 8 2 16, 16 16, ओहो बराबर हो गया। सल्फर और ऑक्सीजन है, तो सल्फर का वेट होता है 32 और इसका भी एगो का होता है 16, तो 2 है तो 16 16 32, तो 32 32 64 हो जाएगा वेट। इसके बाद ग्राम लगा देना है, तो बस ग्राम लग गया। ये होता है, ये एक्सपेरिमेंट किया गया, मतलब एक्सपेरिमेंट का किया गया है कि 22.4 लीटर का कोई कंटेनर बनाया गया और उसमें उतना गैस को भर दिया गया, और तब जितना ऑक्सीजन का था उसका वेट किया गया तो उतना ग्राम आया, इसीलिए हमेशा ये किया जाता है। लेकिन कंडीशन है कब, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब कि टेम्परेचर जो होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ये आपका कंडीशन है। प्रेशर 1 atm होना चाहिए, ये आपका कंडीशन, इस कंडीशन पर इतना होगा। अगर दूसरा कंडीशन आप कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। STP NTP और एगो नहीं, STP और NTP 2 चीज़ 3 चीज़ आपसे पूछा जा सकता है, देखिए कन्फ्यूजन मत होगा। एगो पूछे दिया जाएगा आपको STP NTP, एगो होता है RTP। तो देखिए इसमें अंतर का है, STP और NTP दोनों एक है। STP में जो हम अभी बताएं कि जो है टेम्परेचर जो है 25 डिग्री, नहीं गलती बताएं, टेम्परेचर जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। STP NTP में टेम्परेचर 0, RTP पर रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, प्रेशर 1
ATM ही होता है। इसमें भी प्रेशर 1 ATM, लेकिन इसमें टेम्परेचर 0 पर होता है। इसमें 22.4 लीटर पर कभी गिना जाता है कि हमेशा इतना होगा तब इसमें, और इसमें जो लीटर बन जाता है 24.4, यानी कि 24.4 लीटर अगर ही कंडीशन दिया है तब, और इसमें दिया है तब 22.4 पर ही बन जाएगा। STP NTP आप इससे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या पूछ दिया जा रहा है। अभी STP पूछा हो सकता है कि RTP पूछ दिए। तो इसका रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर होता है। चलिए ये तो हो गया आपका। LPG पूछा है कि LPG का मुख्य घटक, देखिए LPG से हमें ट्रिक भी बना है आपका, 2 काम बन गया आपका। LPG का मुख्य घटक क्या है? इसमें ब्यूटेन होता है और आइसोब्यूटेन, यही 2 काम होता है। हमेशा ब्यूटेन का मात्रा इसमें ज़्यादा है और वही LPG का काम आता है। ब्यूटेन के बाद जितने भी होता है सब आता है, लेकिन यहाँ से शुरुआत है कहाँ से? ब्यूटेन से। 55 नंबर देखिए, वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ा दे। उत्प्रेरक मतलब कि जैसे देखिए उत्प्रेरक होता क्या है? जैसे कि कोई रिएक्शन हो रहा है, समझिए 2 चीज़ अगर रिएक्शन, 2 प्रोडक्ट रिएक्शन करवा रहे हैं, अब वो रिएक्शन हो रहा है धीरे धीरे, तो उसमें हम कुछ ऐसा चीज़ डालते हैं जो उस रिएक्शन को जो हो रहा है उसको जल्दी कर देगा, लेकिन और प्रोडक्ट बनने में उसका कोई काम नहीं रह जाएगा। समझे कि नहीं? मतलब कि 2 चीज़ ऐसा है, जैसे देखिए मान चलिए कि इसका कोई बहुत सारा एग्जांपल है, लेकिन हम अभी एग्जांपल आपको नहीं बताएंगे। मतलब कैसे समझिए कि 2 चीज़ रिएक्शन हो रहा है धीरे धीरे, मतलब बहुत सारा रिएक्शन होता है जल्दी ही रिएक्शन हो जाता है, बहुत सारा रिएक्शन का धीरे धीरे होता है। तो धीरे धीरे वाला में क्या किया जाता है कि कैटालिस्ट चला जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक डालते हैं तो क्या करते हैं, रिएक्शन में के रेट को बढ़ा देता है, लेकिन वो खुद रिएक्शन में भाग नहीं लेता। मतलब उसके रिएक्शन डालने से दोनों के प्रोडक्ट बनने में कोई अंतर नहीं आएगा, तो उसको कहते हैं उत्प्रेरक वर्धक। अब देखिए ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन में नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा। देखिए पहला जो ऑप्शन है वो है उत्प्रेरक 20, दूसरा का ऑप्शन उत्प्रेरक वर्धक। मतलब को उत्प्रेरक मतलब कि बढ़ाना है, तो वर्धक मान कि वर्धक समझेंगे, वर्धक मतलब बढ़ाने वाला। तो बस यही ऑप्शन नंबर बी है। 56 देखिए, क्लोरीन किस विधि से बनाई जाती है? अलग अलग विधि, बहुत सारा प्रोडक्ट बनाने का, क्लोरीन बनाने का, अमोनिया बनाने का, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का, तो ये सब देखिए। तो जो है क्लोरीन बनाने का है डीकन प्रोसेस है। अब पूछिए कि हैबर प्रोसेस अमोनिया बनाने के लिए, सबका अलग अलग प्रोसेस है। अमोनिया ओस्वाल प्रोसेस फॉर नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए, HNO3 बनाने के लिए अलग अलग प्रोसेस है, सब बनाया जाता है। तो याद रखिए क्लोरीन बनाने का 2-4 को प्रोसेस होता है, आपको 3 प्रोसेस बता ही दिया है। हैबर से अमोनिया होता है, ओस्वाल से क्या होता है नाइट्रिक एसिड, HNO, इसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं, इससे इस प्रोसेस से ही बनाया जाता है। 57 नंबर देखिए, एक यौगिक का अनुभार 58 है, उसका यौगिक का वाष्प। देखिए बहुत छोट कॉन्सेप्ट याद रखिए ना, तो बहुत सारा सवाल जल्दी बन जाएगा। देखिए हमको बताते हैं, यौगिक का अनुभार दिया मतलब कि यौगिक का भार, मतलब कि कंपाउंड का वेट, जिसे हम निकालते कंपाउंड। देखिए आपको बताया था ना SO2, ये भी का है कंपाउंड ही है, तो इसका अनुभार मतलब टोटल जोड़ के बता दीजिए, तो बस हो गया। इसको जोड़े तो इसका 98, मतलब एग्जाम्पल के लिए कोई ऐसा चीज़ कंपाउंड है, इसमें दिया नहीं कि कोई कंपाउंड है, बस वेट दे दिया है कि हाँ भाई कंपाउंड का वेट जो है 98 है। पूछा है का कि उसका वाष्प घनत्व बताइए। देखिएगा वाष्प घनत्व क्या होता है, किसी भी वेट को अगर आधा कर दीजिएगा ना तो वो हो जाएगा वाष्प घनत्व के बराबर। ये छोट कॉन्सेप्ट आपको जानना होगा। मतलब कि किसी का भी वेट के बराबर अगर हम आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वाष्प डेंसिटी। और कभी कभी वाष्प डेंसिटी पूछ देता है, वाष्प डेंसिटी दिया हुआ है, पूछ देगा इसका वेट बताइए, तो बस जब इसका वेट का आधा करने पर वाष्प डेंसिटी आया तो वाष्प डेंसिटी में दुगुना कर दिया तब इसका वेट आ जाएगा। तो बस एक कंसेप्ट उलट फेर होता है। देखिए कंसेप्ट जो है लिमिट है, लेकिन सवाल लिमिट नहीं है। कंसेप्ट बस इतना ही है, लेकिन सवाल अलग तरीके से पूछ देगा, एक सवाल को अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो हो सकता है कि अगला बार क्या दे कि वाष्प डेंसिटी दे दे, मतलब वाष्प का घनत्व दे दिया, पूछेगा इसका वेट बताइए, तो वाष्प घनत्व दे दिया तो उसमें दुगुना करेंगे। अगर अनुभार दे दिया है तो वाष्प घनत्व पूछेगा तो उसका आधा करके सवाल बन जाएगा। 58 देखिए, आइंस्टीन का द्रव्यमान, फिजिक्स में भी सवाल था, इससे क्वेश्चन था। आइंस्टीन का मास द्रव्यमान समीकरण क्या है, तो E=mc², फेमस है, आप सब जानते हैं। देखिए 59 देखिए, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का विसरण दर। देखिए छोट कॉन्सेप्ट, जैसे कि इसका वाष्प दोनों, तो छोट कॉन्सेप्ट है। फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन विसरण दर क्या है, विसरण दर का मतलब देखिए, अब जैसे एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। अब मान चलिए कि भाई बंद कंटेनर है, मतलब कोई बक्सा उक्सा चाहे कुछ चीज़ का है, अब इसमें हाइड्रोजन गैस दे दी है, तो हाइड्रोजन गैस दे दी है तो ये एक जगह थोड़ी रहेगा, हैंगा थोड़ी रहेगा, चारों ओर घूमित रहेगा। ठीक है, विसरण मतलब कि फैल रहा है, विसरित कर रहा है। जैसे कि देखिए पानी है, पानी पर सरफेस पर क्या किया, तनी ऊपर से एक लोटा पानी डाल दिया तो छितर जाएगा कि नहीं, चारों ओर विसरण क्या कर रहा है, विसरण कर रहा है। और ऐसे ही गैस दे देगा तो चारों ओर बह लगेगा कि नहीं, जैसे धुआं निकलता है, कोयला जलता है तो धुआं कैसे फैलने लगता है। तो विसरण दर क्या है, तो विसरण दर कैसे मतलब किस चीज़ पर निर्भर करता है। देखिए निर्भर करने का तरीका देखिए, विसरण का दर रेट जो होता है वो क्या होता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास का रूट,
छोटे छोटे कॉन्सेप्ट रहते हैं, ध्यान दीजिए यार। डेंसिटी अगर मतलब वही डिफ्यूज़न उसको कहते हैं, विसरण को इंग्लिश में कहते हैं डिफ्यूज़न। तो जो विसरण का दर है वो उल्टा होता है, और इन्वर्सली का मतलब कि अनुक्रमानुपाती, एगो दो होता है, अनुक्रमानुपाती है व्युत्क्रमानुपाती। देखिए उल्टा है, 1/में है और भी रूट में है। अब हमेशा उसको आपको अनुपात पूछेगा, तो देखिए हमको निकालना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो मास हाइड्रोजन का कितना है, 2 होता है। हाइड्रोजन का मास मान लीजिए 2, और ऑक्सीजन का 16 दूना 32। हमको निकालना है कि विसरण का दर। तो हम जानते हैं कि D1 निकालने के लिए D1 को √m1 और D2 के लिए 1/√m2 ये होता है। अब इसे D1/D2 करेंगे तो रूट वाला ऊपर चल जाएगा, क्योंकि सब उल्टे में है। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं D1/D2 लिखेंगे तो m2 वाला ऊपर चल जाएगा और m1 वाला नीचे आ जाएगा। बस अब सब दिया हुआ है, भर दीजिए √m2। तो m2 कितना है, दूसरा का मास नीचे ऑक्सीजन वाला 16 दूना 32/√, इसका कितना है रूट, हाइड्रोजन है तो 2। अब देखिए अब डायरेक्ट है, ऊपर भी रूट नीचे भी रूट, तो क्या करते हैं दोनों पर रूट चढ़ा देते हैं एक के बार। जब ऊपर भी रूट हो, और जैसे कि आप पढ़ते होंगे, सब पढ़ाया जाता है कि ऊपर भी रूट नीचे भी रूट, तो क्या कि डायरेक्टे को बड़का रूट कीजिए, ऊपर 32 नीचे 2 लिख दिए, काट दीजिए। 16 दूना 32 से 16 का रूट क्या होता है 4, और नीचे नहीं कुछ तो 1, तो 4:1 आ गया। यानी कि डिफ्यूजन का विसरण का रेट क्या आ गया 4:1। देख लीजिए ऑप्शन आपका कौन सा है। यहाँ पर 1:4 है। हाइड्रोजन विसरण दर क्या होता है, इसलिए गलती हो गया क्या। अच्छा देखिए फिर से देखिए, हाइड्रोजन और विसरण दर, यानी कि हाइड्रोजन का तो वेट हो गया 1/2, गड़बड़ हो गया। 1/√m2 किए थे m1, और इसका किए थे 1/m2, तो उल्टा हो गया। देखिए इसमें होगा तो 4:1 ही, लेकिन 1:4 क्यों दिया है अब यही जानेगा। हो सकता है कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो नहीं पूछ करके इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो पूछ दिया, ये भी हो सकता है। मतलब कि हम निकाले हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो ये होगा, मतलब कि 4:2 होगा, ये तो पक्का श्योर है। लेकिन हो सकता है क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया हो कि दोनों का रेशियो बताइए, तो हो सकता है कि ऑक्सीजन इस टू हाइड्रोजन का कुछ रेशियो पूछ दिया हो, तब हो जाएगा 1:4। अगर नहीं कुछ ऑप्शन है तो ये हमको पता चलेगा कि 1:4 का कॉम्बिनेशन आएगा। तो बस एक ही ऑप्शन है 1:4, भले 4:1 रहे 1:4 रहे, यानी कि पलटेगा तो 4:1 हो जाएगा, और नहीं पलटेगा तो 1:4 हो जाएगा। तो ये आप समझ सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि विसरण का जो दर होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √मास का होता है, ये मेन कंसेप्ट है। अब इसमें क्वेश्चन में पूरा नहीं कहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दर बताइए, लेकिन इसमें कहा जाएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का दर। हो सकता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ही आंसर दिया हो, तो यह बात समझ सकते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, संरचनात्मक सूत्र देखिए। देखिए जिसमें इतना हाइड्रोजन है उसमें भी, इसमें भी हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, मतलब कि स्ट्रक्चर बदला है दोनों का, फार्मूला तो सेम ही है। तो बस उसको क्या कहते हैं, दो समावयवी यौगिक हैं। मतलब कि वैसा यौगिक जिसमें क्या होता है कि दोनों जैसे इसमें देखिए, इसको कीटोन है, ये कीटोन ग्रुप है, इसमें अल्कोहल ग्रुप है, मतलब ये दोनों पलटी कर दिया, मतलब मोलिकुलर मास सेम है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर के साथ साथ ये दोनों कंपाउंड भी अलग हो गया है, लेकिन फार्मूला सेम है। जिसको कहते हैं समावयवता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोमर, मतलब स्ट्रक्चर बदलते रहता है अपना। ये अल्कोहल ग्रुप का हो गया, ये कीटोन ग्रुप का हो गया। तो ये आपका कंप्लीट हो गया आपका 60 क्वेश्चन। और इसके बाद अब आपका बच गया मैथमेटिक्स। देखिए मैथमेटिक्स में भी है 30 क्वेश्चन, तो उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तब तक ले जाते जाते एक और शायरी आप देख लीजिए। देखिए ये भी गुलजार साहब का शायरी है कि हज़ारों फेरे लगाए थे हमने उसके मोहल्ले के। अभी होता है, आप सबके साथ होता है, जो लोग आशिकी में रहते हैं, हमारे साथ भी हुआ है। हज़ारों फेरे लगाए थे हमने किसी के मोहल्ले में, कोई किस्मत वाला साथ फेरे में उनसे लेके गया। देखिए राइटर का जो है लिखने का सोच देखिए गुलजार साहब का, मतलब कि कितना मस्त शायरी है। शायरी नहीं, फीलिंग समझिए इनका। बात सही है कि नहीं। हम लोग कितना चक्कर लगाते हैं भाई, कब देखे हैं, चेहरा देखने के लिए। हर बार जाते समय यही सोचते हैं कि भाई कब एकदम पक्का देखिए लेगी, लेकिन होता नहीं है। 100 बार में एक बार हुआ होगा, प्रोबेबिलिटी है कि भाई 100 होता है, लेकिन कोई 7 फेरे में उनसे लेके चला गया। तो ठीक है, इसी तरह से हम लोग लगातार मेहनत करते रहेंगे। अभी 30 दिन है, आराम से इस 30 दिन में तो हम कंप्लीट कर देंगे। कोर्स के साथ साथ पूरा कॉन्सेप्ट के साथ हम आराम से, मतलब शायरी भी होगा, सब चीज़ होगा। आपको हर एक चीज़ एप्लीकेशन भी बताएंगे हम लोग। अभी तो बहुत चीज़ पढ़ना है। मैथमेटिक्स में भी देखिए कैसे सवाल को तरीका बताएं हैं, बहुत सारा तरीका है, अलग अलग तरीका भी होगा। ये सब चीज़ पढ़ेंगे। तब तक के लिए दम इसी चैनल पर बने रहिए, समझे कि नहीं। दम कहीं जाना नहीं है, इसी पर
एकदम कंप्लीट हम आपको गारंटी देते हैं कि एकदम आपका रिज़ल्ट जो है एकदम बेहतर होगा, इसमें कोई संशय नहीं है।